कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष। भाई हसल पे ये सब होता है, ये तो सोचा ही नहीं था। भाई ये आज तक का सबसे बॉम्बिंग पॉडकास्ट था। मतलब, और वो रोहन कार्यप्पा वाली कंट्रोवर्सी, ऐसे सोचा ही नहीं था कभी उस बारे में। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कितना वेट कराओगे। शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हेलो शैफ। हेलो फॉइड शाह एंड वेलकम टू कटाक्ष। Yo, bro. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन। प्लेजर हैविंग यू हियर। मतलब हसल सीजन 3 अभी इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड हैविंग यू हियर विद अस ऑन कटाक्ष मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Yeah. मींस अ लॉट। Same. एज अ फैन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ओरिजिनल नेम क्या है? एवरीवन नोज आप पोएट शैफ हो, Yeah. बट व्हाट इज योर रियल नेम? ओरिजिनल नेम मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ बताने की। ओके, सो दैट इज अंडर द कवर्स फॉर नाउ। बहुत क्रेजी ओरिजिनल नाम घूम रहे हैं मेरे बाहर। एक जगह है मेरा नाम, एक गाने में बोला है मैंने, और आई थिंक कुछ लोग अगर ढूंढ लिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ओके, अब लाइन बाय लाइन सुननी पड़ेगी सारे गाने। तो सर, मैंने एक गाने में सुना था आप इलाहाबाद से हो, तो टेल अस अबाउट समथिंग दैट पीपल डोंट नो कि आप कहाँ से हो, आपने पढ़ाई कहाँ से की। हाँ, सो मेरी पैदाइश है झारखंड की जमशेदपुर, और मेरे डैड यूज्ड टू वर्क, इज वर्किंग स्टिल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज इफ्को। ओके, तो मेरा बचपन उसी कॉलोनी में गया, इफ्को कॉलोनी में। और इलाहाबाद के साथ, प्रयागराज के साथ बहुत लंबा एक वो है। अब इस पे भी लोग कहते हैं कि इलाहाबाद क्यों बोलता हूँ, प्रयागराज पे नहीं बोलता हूँ। तो बचपन की आदत है। हाँ, इसमें ऐसा है कि यार 22 साल किसी को अगर राम बुलाए हो, एक झटके में उसको श्याम नहीं बुला सकते ना यार। यू कैन नॉट, कंटिन्यूस एफर्ट है वो दिक्कत मेरे साथ भी होती है क्योंकि मैं भी प्रयागराज से ही हूँ सर। तो वो होती, अब अभी आदत हो गई है, लोगों ने करेक्ट कर करके क्यों जाती है। पता नहीं ये कंट्रोवर्शियल ना हो, बट रीजनिंग नहीं समझ में आई कि व्हाई इट इज प्रयागराज। समझ रहे हो? बिकॉज क्या बाबा, कहाँ से हो? इलाहाबाद से वे, समझ रहे हो? तो वो खून में है, समझ रहे हो? वो इमोशन है। बट अगेन या इफ इट इज प्रयागराज, इट इज प्रयागराज, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मेरी स्कूलिंग हुई सेंट जोसेफ कॉलेज, वहां पर 12वीं तक। बीच में ट्रांसफर हुआ था डैड का बरेली, आई थिंक, तो तब मैं बरेली था कुछ साल, देन केम बैक अगेन। 12वीं तक वहीं से किया इलाहाबाद से, और एसजेसी में पढ़ते थे, एसएमसी घूमते थे। सिर्फ एसजेसी वाले नहीं, पूरा इलाहाबाद ही एसएमसी घूम रहा होता है। ट्रू। एसएमसी इज सेंट मेरीज गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स स्कूल। तो वही है बस लाइफ। मैं वाज अ गुड किड, आई थिंक। हमेशा ट्रबलसम रहा हूँ, केओस क्रिएट करने। chaos क्रिएट करने वाले बच्चे जो रहते हैं। और चेहरे से शरीफ दिखता हो तो जल्दी कोई पकड़ता नहीं है। अभी तो दाढ़ी आ गई, पहले तो बहुत शरीफ दिखता था। तो ही अलावा When was rap introduced in your life and how was it introduced? बहुत लेट, द म्यूजिक का इंट्रोडक्शन ही बहुत लेट हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि इलाहाबाद आप 2008, 9, 6, 5 में अगर आप जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली के पास फोन्स नहीं थे। एक लैंडलाइन होता था और एक पापा का फोन होता था, क्योंकि वो बाहर नोकिया, जाते थे। जो बाहर जा रहे थे। एंड्रॉइड तो बहुत कॉलेज में आके शायद टच हुआ, 2010-11 के बाद मेरे ख्याल से सैमसंग का कॉर्बी और वो सब बाहर आना शुरू हुआ था, जिसपे 2G इंटरनेट भी नहीं था। हाँ, एज टेक्नोलॉजी। ऐसिया। तो इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक वाज वेरी लेट। 2013 में आई फिगर्ड आउट कि यार देयर इज समथिंग म्यूजिक, चलो एक बार ट्राई करते हैं। फिर गिटार खरीदा, ट्राइड सम कॉर्ड्स, गाने की कोशिश की जो नहीं आता था। एक टीम बनाई, 5 6 लोग साथ में, उसका नाम रखा मिडिल क्लास ब्रैड्स, MCB। उसके साथ कुछ शोज किए। वो करते करते हिप हॉप वाज जस्ट एन एलिमेंट टू मी इन अ सेंस, क्योंकि हमने, मतलब मैंने एमिनेम को बहुत लेट डिस्कवर किया। मैंने सबसे पहले डिस्कवर किया हनी भाई के। ओके। तो
कोशिश यही रही कि गानों के बीच में कुछ रहेगा जो डायरेक्ट बात कर रहा होगा, बट नॉट टू डायरेक्ट, फिलोसफिकल वे कि क्या कर रही है। जैसे हनी सिंह के वो देसी कलाकार और इंटरनेशनल विलेजर एरा था जो। यस यस यस, वही era। उस टाइम मेरे ख्याल से फर्स्ट गाना जो सुन के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था वो ब्राउन ब्राउन हाँ, ब्राउन रंग। ओजी। और ओजी ओजी ट्रैक। और उसके बाद मैं 2013 में मेरे ख्याल से ऑडिशन था इंडियाज गॉट टैलेंट का ही। मुझे टीम बनाए हुए 6 से 7 महीना हुआ था। आई केम टू बॉम्बे कि चलो आईजीटी देंगे। तो आप इलाहाबाद से बॉम्बे आए। नहीं नहीं, मैं तब चेन्नई में पढ़ाई कर रहा था, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, ओके, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। तो मैं ट्रेन पकड़ा, आया बॉम्बे। आधे रास्ते में पता चला बॉम्बे बहुत महंगा है, तो पुणे उतर गया। मेरे एक रिलेटिव रहते थे उनके यहाँ कि मैं जाऊंगा उनके पास रहूंगा, पैसे नहीं है, फिर उन्हीं से लेके जाऊंगा ऑडिशन पे भी। वही सेम प्रोसेस की ऑडिशन में कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही अमेचर थे। 7 महीने फ्रॉम द डे यू फेल्ट कि मुझे करना है टू द डे यू वांट टू शो द वर्ल्ड कि आई एम देयर, बहुत कम टाइम फ्रेम है उसमें कुछ क्रेजी करना। लेकिन उस टाइम भी हमें लगता था हम बहुत क्रेजी हैं जब हम कर रहे थे। बहरहाल नहीं हुआ, तो फिर मैंने जॉब पकड़ा। 2014 हो ही गया था, जॉब पकड़ा पुणे में ही। मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे। और फिर उसके बाद मैं एक टीम से मिला जिनका नाम था हसल पंटर्स। ओके। हाँ, उसमें हार्डकोर रैपर्स थे जो रागा सुनते थे, नेजी सुनते थे, जो डिवाइन सुनते थे। और मैं सुनता था सिस्टम ऑफ डाउन, एसीडीसी, हाँ, एमएनएम। और एमएनएम भी मैंने उस टाइम ज्यादा समझा एमएनएम को, क्योंकि एमएनएम जो मैंने सुना था एस लाइक दैट, सुपरमैन, यू नो, लूज योरसेल्फ। एमिनेम का थोड़ा कमर्शियल साइड। Yeah, not the not afraid side, not the grab God side. आई एम गॉन। When I'm gone, yeah, ठीक है। तो फिर वो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे लगा यार ये तो बहुत क्रेजी ब्लेंड हो सकता है। लाइक जब मुझे बहुत सच लिखना होता है तो मैं हिप हॉप का सेक्शन यूज करता हूँ, रैप यूज करता हूँ। और जब मुझे गाने बनाने होते हैं तो मैं फिर अपना रॉक साइड, पॉप साइड या फिर ब्लूज और जैज का जो साइड है वो यूज करता हूँ। तो दिस इज हाउ फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रैप हुआ 2017 में। ओके। तब से शुरू किया, फिर फ्री स्टाइल पे काम करना 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 करना, लिखने पे काम करना। और फिर कट टू 23। तो मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ हिप हॉप को समझे हुए, बट मैंने घंटे बहुत दिए। मतलब आई हैव स्पेंट टाइम विद द कल्चर। मतलब कल्चर पता नहीं मुझे, आई डू नॉट फील दैट। मैं शायद हमेशा से अनाथ फील करता हूँ व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप, क्योंकि मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं लगता मुझे। मतलब क्या होता है कि आप लिख तो देते हो कि आप बाप हो, बट आप हो कौन? आप इस सृष्टि में आपका जगह क्या है? कुछ नहीं है। आप बिना पढ़े जब लिखते हो ना, तो आप ये लिख सकते हो कि आप सब कुछ हो। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, जब आप चीजों को जानने की कोशिश, जब इंसान को पढ़ते हो, आप समझने की कोशिश करते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। चाहे आप एमजे क्यों नहीं थे, आप इस दुनिया में कुछ नहीं हो। आज आप एक 20 साल 30 साल बाद जाके अगर एमजे के बारे में एक 16 साल के बच्चे से बोलोगे तो वो के पॉप पे फ्लेक्स कर रहा होगा, बट उसको एमजे नहीं पता, वो जो एक टाइम का सुपरस्टार रेवोल्यूशन था। सबसे बड़ा। तो आप कुछ नहीं हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो या आप कुछ भी कर लो। तो हिप हॉप ने मुझे बेसिकली सच ज्यादा दिखा दिया। तो उससे क्या हो गया कि मुझे पता चल गया दैट आई डू नॉट बिलोंग, क्योंकि मैं इलाहाबाद से भी नहीं बिलोंग करता। क्योंकि मैं जब वहां रहता था तो मैं सिर्फ स्कूल और घर करता था। मुझे गलियां ही नहीं पता वहां पर, क्योंकि घर बहुत स्ट्रिक्ट था। तो सिर्फ स्कूल घर घर, स्कूल स्कूल घर। फिर चेन्नई गया तो चेन्नई में म्यूजिक पकड़ा, तो जिन दोस्तों के साथ शुरुआत हुई वो छूट गए। तो फिर उसके बाद मैं पुणे चला आया, भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर गया पुणे आया, पुणे गया फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे गया वापस पुणे आया। सिटी वाइज मुझे लगता है कि बॉम्बे ने मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस किया है एज अ सोल, और पुणे ने एज अ ह्यूमन, आई थिंक। तो ये दो शहर है जिन जो मुझे मुझे बताते हैं कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा मैं वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं कौन हूँ। सो मैं
कल्चर जब कोई वर्ड यूज करता है, मैं लास्ट टाइम ही गौश से बैठा था, बात कर रहा था, शन से बैठ के बात कर रहा था इसी मुद्दे पे यार। ईपीआर भाई से भी सेम बात मैंने की यार। ईपीआर भाई, ये लोग कहते हैं कल्चर 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 कल्चर, मेरी तो आदत है सवाल करने की। आई कैन नॉट स्टैंड इन अ प्लेस और बहुत ही फकर से नहीं बोल सकता दैट एवरीथिंग इज राइट। तो इवन इफ वी टॉक अबाउट दिस कल्चर, आई विल ऑलवेज पॉइंट आउट द फ्लॉज इन द कल्चर रादर देन बीइंग इन द कल्चर एंड ब्रैगिंग अबाउट इट। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा मतलब फ्रॉम वेयर आई कम, यू नो। तो बट हाँ, हिप हॉप का जो सच एलिमेंट है, ट्रुथ, हिप हॉप का जो एलिमेंट है ऑफ, मुझे लगता है कि हिप हॉप बहुत ही सोल है, मतलब समझ रहे हो कि लाइक, ब्लेटेंट है अपने अपने हाँ, अगर मैं ये भी कह रहा हूँ ना यार मुझे तुम पसंद नहीं हो, वो भी बोलने का एक तरीका है, तुम में बहुत मेहनत करते हो बोलने के लिए। इट्स नॉट कि एक सिंगल लाइन हम यूज करते हैं मुझे तुम पसंद नहीं है, उसकी वजह ढूंढते हैं, उसकी चीजें ढूंढते हैं, उसकी चीजों को एनालाइज करते हैं, उसके सीक्वेंस बनाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं लगते। सो हिप हॉप मेरे लिए सच का, अध्यात्म का लास्ट है। मतलब when you try to write something very nasty or very beautiful, that's the last, you know, सबसे ऊपर है मेरे लिए। बाकी हर फॉर्मेट जो है, ब्लूज, जैज, ये सब मेरे लिए कहीं बीच में आते हैं। जब मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो सकता हूँ, जब मैं थोड़ा सा कुछ ना कह के भी कहना चाहूँ, वैसा वाला हो सकता हूँ। बट when it comes to hip hop, I have to be, what I want to say, so hip hop came very late in my life। 2017 शुरुआत था मेरे ख्याल से, एंड दैट हसल फंटर की पूरी टीम जो थी, निक जेटी, जिप जैप, फैंडा, यू नो, रैपडॉश, देयर वर सो मेनी आर्टिस्ट उस टीम में। उनकी वजह से मुझे पता चला कि हिप हॉप इज वेरी ऐसा, स्पोर्टी कहना चाहता है। या इट्स वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रेड, मतलब बहुत ही ब्रॉड है हिप हॉप, बट एट द सेम टाइम it's like with a name, you know, it's that big with a name, like now मारो जिसे मारो। मतलब म्यूजिकल सब जॉनरास में हिप हॉप ऐसा लगता है जैसे वो स्पार्टन्स का वॉर हो रहा हो और बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। बहुत ही कॉम्पिटिटिव। लाइक हिप हॉप में मेरे को एक चीज और अच्छी लगती है कि लाइक फॉर मी, पिटबुल भी हिप हॉप है, जेकोल भी हिप हॉप है, एम भी हिप हॉप है, ड्रे भी हिप हॉप है, हमारे 50 सेंट्स भी हिप हॉप है, ठीक है, यू गो बैक, बिगी भी हिप हॉप है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम रेगे पे जब हिप हॉप शुरू हुआ था, वो भी हिप हॉप है मेरे लिए। तो मेरे लिए कमर्शियल वर्ड जो लोग यूज करते हैं कि फेक और रियल, मेरे लिए वो दुनिया का सबसे फालतू कंपैरिजन है, बिकॉज हिप हॉप इज जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग यू नो, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। हाँ, तुम्हें बार चाहिए, तुम वैसे आर्टिस्ट को सुनो। एग्जैक्टली। जो आर्टिस्ट तुम्हें, जैसे मुझे स्टैन नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, बट एज एन आर्टिस्ट आई लव हिम। एज अ पर्सन मुझे पसंद है। एज एन आर्टिस्ट क्यों पसंद है? क्योंकि ही इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। अब उसका जोन लेवल क्या है उस पर मैं बात ही नहीं करता, बिकॉज इस भीड़ से निकल के कुछ करना इन इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी चीज है। स्टैन का म्यूजिक आई थिंक ऐसा है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, माई सेल्फ इंक्लूडेड। मुझे भी स्टैन का म्यूजिक उतना समझ नहीं आता है, बट द स्ट्रगल उसकी तो रिस्पेक्ट करनी होगी आपको। हाँ, मतलब एज अ म्यूजिशियन भी अगर मैं बोलूं, लाइक उसके जो ट्रैक्स हैं बहुत प्यारे हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल। एक दिन प्यार, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल। बट व्हेन ही टॉक्स अबाउट समथिंग, मुझे नहीं पता चलता तीसरे पे चौथे पे क्यों गया। मतलब तीसरे लाइन पे कुछ और बात कर रहा था, चौथे पे क्यों गया, चौथे के बाद फिर वो गाली क्यों दिया। मुझे लगता है गाली भी देना तो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल जगह, हाँ, टू गिव दैट। बट आई स्टिल लव दैट गाय, क्योंकि वो मेरे सामने ही हम लोग एक साथ शोज करें, हमारा उसका नहीं बनता। मुझे उसको देख के अच्छा नहीं लगता, उसको मुझे देख के अच्छा नहीं लगता। बट एज एन आर्टिस्ट हु बिलीव्स इन आर्ट, आई कैन नेवर, यू नो, पुल हिम डाउन। आई विल ऑलवेज पुश हिम अप। तो पोएट शाफ कहाँ से आया? आपका जो नाम है, आपने क्यों रखा उसको? शाफ तो बेसिकली मेरे नाम का ही एब्रिविएशन में से आता है, Okay. नाम के एब्रिविएशन से। और पोएट रखा मम्मी की वजह से, आई थिंक। तो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा, जैसे मैं बोला हनी पाजी की तरह मैं लिखता था पहले, तो मैं, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक लिखते थे, लिखवाते थे, पता नहीं, बट मैं उससे भी खराब लिखता था।
बट आई यूज्ड टू फील कि अरे मैंने उनकी तरह लिखा है या लिखवाया जो भी। बट जब मैंने वो मम्मी को सुनाया तो शी इज क्या ये लाइक क्यों खर्चा किया इतना इंक तुमने ये लिखने के लिए। whenever you write something, write like a शायर। एक फिलोसफी एक थॉट होना चाहिए। अगर तुम इश्क के बारे में बोल रहे हो, इट शुड नॉट बी द नॉर्मल इश्क, इट शुड बी समथिंग जो तुम्हें फील होता है व्हाट लव इज। इट शुड नॉट बी कि गालिब लिखे हैं तो उसका कुछ हल्का फुल्का इधर काट वाट के लिख दिया। इट हैज टू बी यू। तो जब फर्स्ट टाइम मेरी मॉम रोई मेरा लिरिक्स पढ़ के, तब मैंने अपने नाम के आगे पोएट लगाया, पोएट से। रैप को सुन के परसेप्शन थोड़ा हार्डकोर वाला आता है, बट पोएट poem से वेरी soft। आई नो रैप इज रिदम एंड पोएट्री ऑब्वियसली। सो बेसिकली अगर आप जैसे दो से दो अगर सुना होगा, ठीक है, दो से दो में मैंने बोला क्या है कि लिरिकल हरामी बदतमीज तकदीर, ओह हाँ 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 पोएटिक तरीका नाम फैसल शहीद, है ना। तो अब इसमें एक पोएट्री, अब उसमें बात किस लहजे में कर रहा हूँ अलग बात है, बट जो मैं कहूंगा, अभी मेरे टेक ओवर गाने में लाइन है, दुश्मन भी मेरे संग दिखेगा, ढूंढो मुझ में हर रंग दिखेगा। तो वो जो होता है कि वो पोएट्री के फॉर्म में ही लिखता हूँ मैं। आई डो नॉट गो बाय द फॉर्मेट ऑफ बार्स कि ये भी बार्स आपने अपने हसल के फ्रीस्टाइल में भी शायद बोला था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, कि बार्स में मजा नहीं। है, लास्ट वाले में आवारगी में। आवारगी। Yeah. और मैंने फर्स्ट वाले में भी क्या बोलते, जो फर्स्ट फ्री स्टाइल किया था उसमें भी ये बोला था कि मैं करता हूँ हिप हॉप, वो कहे कि मैं करता हूँ पॉप, वो कहे पर मैं बस करता हूँ ग्रूव। हाँ, म्यूजिक जो आती तो लगता मजा। तो बस वही मेरा वही है कि गाने का एसेंस बरकरार होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए। आप उसमें हिप हॉप एलिमेंट डाल रहे हो, आप उसमें बार्स डाल रहे हो, आप उसमें जो भी डाल रहे हो, गाना शुड बी यू, जो भी है बस। अभी आपने बात की कि शायद वो लिखवाते थे या खुद लिखते थे, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन? पता नहीं यार, मैं इतना क्लोज नहीं हूँ इस इंडस्ट्री के, लेकिन अब क्योंकि दो पहलू की बातें हैं तो दोनों पहलू रख दिया सामने। अब लोगों के ऊपर है जो हाँ, विश्वास मुझे नहीं पता, बट मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा कि अगर मैं पहला बोल दूं तो लोग कहे कि नहीं ऐसा नहीं था, और मैं दूसरा बोल दूं तो लोग कहें कि ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता, बट ये दोनों चीजें प्रोमिनेंटली चलती है इंडस्ट्री में, जो मैंने बहुत ही अच्छे लोगों से सुना है। सो इसलिए शायद मैंने पहले बोल दिया था, तो मैंने उसको फिर कंफ्यूजन में हाँ डाल दिया कि इट्स ओके। हनी सिंह की बात हो रही है तो माफिया मंडीर पे आ ही जाते हैं। माफिया मंडीर के एक पार्ट जो अभी हसल में भी स्क्वाड बॉस थे इक्का, उनका भी बहुत रिसेंटली एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें की। उन्होंने, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि उन्होंने बोला कि आपके फादर का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी व्हेन यू वर रैपिंग, बट उन्होंने जब हसल देखा तो उन्होंने 3 होर्डिंग्स लगवाए आपके अपने ही मोहल्ले में। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्री हसल आपकी और आपके फादर की हिप हॉप की वजह से रिलेशनशिप कैसे? यार एक, आई विल नॉट जस्टिफाई हिज एक्शंस जस्ट बिकॉज कि वो चेंज हो गए अभी, ठीक है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि एशियन कल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वी आर टू मच रिजल्ट ओरिएंटेड। एकेडमिकली ड्रिवन है। हाँ, एकेडमिकली नहीं, किसी में भी टू मच रिजल्ट ओरिएंटेड, जिससे क्या होता है कि द स्कोप ऑफ डूइंग समथिंग न्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि आप नया तब करते हो जब आप हारने के लिए रेडी हो। बट अगर आपको अभी मान लो कि आप मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो अगर आज, और मैं आपको बोलूं कि यार यू हैव टू अर्न लेट्स से 10 लाख रुपए कमाने हैं 3 साल, तुम ये नहीं सोचोगे कि चलो मैं कुछ नया बनाता हूँ, एक नई डिजाइन करूंगा मैं चीज, फिर उसको जाके मैं दुनिया में बेचूंगा और उसके बाद मैं 3 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा। तो फर्स्ट थिंग इज, सब इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं भी इंटरव्यू की लाइन में लगता हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि पहला पैकेज जितने का मिलेगा फिर मैं स्विच करूंगा और दूसरा पैकेज जितने का मिलेगा। तो एशियन कल्चर ने क्रिएटिविटी को, एक इंसान के दिमाग को इतना ज्यादा बाइंड कर दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिया है। अब लाइक हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट मैं ये पता नहीं अब तुम लोग कैसे हो, बट दिमाग के बैकग्राउंड में व्यू चल रहा होगा कि इतना आएगा, हाँ, या दिमाग में ये चल रहा होगा शेयर। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स मेक अ कंटेंट व्हिच लिव्स थ्रू आउट इटर्निटी। शायद आज उसके व्यूअरशिप नहीं है,
मेरे गाने पे नहीं थे, हम्म, बट आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग अ फ्री स्टाइल ऑन नेशनल टेलीविजन। मेरे स्किल सेट में कमी नहीं थी। मुझे आज सुन नहीं रहे हो तुम, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मतलब लोगों का प्रॉब्लम कि तुम अगर मुझे नहीं खोज पा रहे, इट्स ओके, मैं दिखूंगा, लेकिन वो टाइम क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा काम बताएगा। स्किल, अब जैसे उसी स्टेज पे आने के लिए और भी रैपर्स होंगे जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा, और भी क्या, देश के सारे रैपर्स लेना चाहते हैं। बट एक 300 सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब बंदा वहां खड़ा था, उसके स्किल में प्रॉब्लम नहीं थी, उसके मार्केटिंग वाले विल में प्रॉब्लम थी। जैसे मुझे आज अभी मेरे 7,000 फॉलोअर्स हैं, 7,600 समथिंग। मेरे को टीम से कॉल आता है कि यार लेट्स बाय सम। मैं बोला नहीं जरूरत है मुझे। कह रहे यार ब्रांड्स नहीं आ रहे, वो कह रहे व्यूअर कम है। मैं बोला मत आने दो। अगर 3,000 व्यूज मुझे ब्रांड्स लाके देंगे जो व्यू बॉट है, या वो एक महज कुछ चंद लोग हैं जो मेरे आर्ट से वो भी नहीं करते, रेजोनेट नहीं करते, मुझे नहीं चाहिए वैसी ब्रांड डील। मैंने मैंने हमेशा ये बोला है, जिस दिन मैं आर्टिस्ट बना था उस दिन मैं रेडी था गरीब मरने के लिए। मैं आज भी रेडी हूं गरीब मरने के लिए। तो मुझे आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना सकते, बट हाँ घर पे हमेशा आप रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहेगा फैमिली। उनको ये लगता है कि क्या करेगा लाइफ में, कैसे होगा। और इट्स नॉट हिप हॉप, हिप हॉप तो पता ही नहीं है वहां पर हिप हॉप क्या होता। उनको लगता है तेज कुछ गाता है, या वो तेज बोलना रैप होता हाँ, या बिना सुर के गा देता है कभी कभी। ही वाज तो नॉट ओके विद इट। हमारी 4 साल तक बात ही नहीं हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा तो हाय हेलो, वो भी दुश्मन कैसे हाय हेलो करता, हाँ क्या चल रहा है, ठीक हो, हाँ ठीक, चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, ऐसा। 4 साल तो कोई कन्वर्सेशन ही नहीं था। मैं लास्ट टू लास्ट ईयर में अपनी मॉम का हाथ पकड़ के रोया। मैं बोला माँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको डर है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, बट आई जस्ट वांट यू टू नो ये मेरा सुकून है। आई कैन नॉट आई कैन नॉट सी माई सेल्फ नॉट डूइंग इट। और मैंने जॉब करके देखा है, जॉब करा है, साथ में ये करा है, इट डज नॉट वर्क आउट। मैं 12 घंटे जॉब पे रहता था, 8 घंटा ये करता था, भाई साल भर बाद 6 महीने के लिए अस्पताल चला गया मैं। मतलब मैं 2 घंटा 1 घंटा सो के काम कर रहा था। है। आप मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ बताओगे? थोड़ा सा पर्सनल है वो, हाँ वो थोड़ा सा पर्सनल है, बट हाँ जो आपका सवाल था, वो आज भी इसलिए खुश है कि उनको रिजल्ट दिखा है। अब ये रिजल्ट जो दिखा है वो अभी फेम वाइज दिखा है। अगर ये मॉनेटरी कन्वर्ट नहीं होता तो फिर डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ऑब्वियसली। यू नो। आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अच्छी चीजों को निग्लेक्ट करेगा सिर्फ। आई लव दैट पार्ट दैट ही थॉट अबाउट इट। अगर वो नहीं भी करते एंड अगर उसे सोच लेते कि मुझे ऐसा करना है, तो मुझे तब भी उतनी खुशी होती, क्योंकि एवरी डे हम जैसे लौंडे जो है ना, हम रेबिलियन तो हैं, बट वी सीक अप्रूवल ऑफ आवर डैड्स। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि काश वो हाथ कंधे पे रख के बोले यार आई एम प्राउड ऑफ यू, जबकि आई डू नॉट। इंटरनली आई एम फाइटिंग विद हिम एकदम मैक्स लेवल पे, और वो फर्क नहीं पड़ता। बट जब अकेला कमरा रहता तो लगता है यार काश बाप बोले यार। तो वैसा है, ही इज हैप्पी, उन्होंने वो किया, आई एम हैप्पी। बट मुझे पता है कि इट्स नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर ये कमर्शियली हम नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ, इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ प्रॉपरली, जो उनका विजन दिखाया होगा उन्हें, तो अगेन फिर वही होगा कि क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। अच्छा, आप जैसा बता रहे थे कि आप इलाहाबाद से हो, एंड हम लोग भी सेम ही रीजन से, मैं वाराणसी से, ये इलाहाबाद से। और हम लोग के अराउंड के सोसाइटीज में ना, आई थिंक सारी इंडिया के मिडिल क्लास सोसाइटीज में कुछ भी नॉन कन्वेंशनल करना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, नॉट जस्ट पेरेंट्स बट द सोसाइटी अराउंड एज वेल। तो जब आप आर्टिस्ट्री को फुल टाइम टेकअप कर रहे हैं, तो फिर क्या सोसाइटी की तरफ से, रिलेटिव्स या इवन द नेबरहुड, वो प्रेशर
कैसे डील किया आपने, क्योंकि आई नो वो रहा तो होगा। या अभी भी- मतलब अभी तो नहीं है क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता। मैं आपको 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि आई वाज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड। अरे यार, एक आर्टिस्ट ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है कि उसका काम वो जो कर रहा है वो लोगों तक, जितने भी लोगों तक पहुंच रहा है, वो भी कंसीव करने के बाद भूल जा रहे हैं। और स्पेशली ये जब से सोशल मीडिया है, रेलेवेंट बनने के लिए कंटेंट का कंजम्पशन और आपको जो बाहर फेंकना है उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो गया है कि आपको महीने में देना है तो देना है। पहले एक आर्टिस्ट 9 9 महीने, साल साल भर, 2 2 साल एक एल्बम पे बैठता था हाँ टू क्रिएट एन एल्बम। वो मास्टरपीस होते थे। अभी 1 महीने में कुछ भी चिल्ला के गा दो, कुछ भी बोल दो, लोगों को वाइब, एग्रेसिव वाइब पसंद आ गई, क्रेजी सब सुन रहे हैं, फिर भूल जा रहे हाँ वो 1 महीने की बात होती है ज्यादा से ज्यादा। फिर भूल जा। ऐसे पोजीशनिंग में मेरे को एक कॉल आया, मैं यही सब सोचता रहता हूँ कि यार मुझे ये नहीं बनना है। बट अगेन, रेलिवेंट रहने के लिए अपने आर्ट, क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे आप लोग 2 लोग हो, आपके पीछे लोग भी काम कर रहे हैं, हाँ जो कैमरे पे भाई बैठे हैं, जो साउंड देख रहे हैं। अगर आपने अपने प्रिंसिपल्स बहुत टाइट कर दिए तो वो भूखा मर जाएगा। अपने प्रिंसिपल्स आप अपने लिए टाइट कर सकते हो। अपने से जुड़े लोगों के लिए नहीं। हाँ, उनको तो खाना पसंद है ना। मैं गरीब मरना चाहता हूँ, वो नहीं मरना चाहते गरीब। एंड तो ये जो कन्विक्शन से बाहर नहीं, जैसे अभी होटल मैनेजमेंट है, अभी वहां होटल मैनेजमेंट को बोलते हैं खाना पकाने जा रहा है। हाँ तो होटल मैनेजमेंट भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। अगर आप बाहर निकलो, इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। सीए हो गया तो बहुत क्रेजी, आईएएस पीसीएस हो गया बहुत क्रेजी। उसके अलावा देयर इज नो थर्ड थिंग जो दिख रहा है आग के सामने कि अरे यार ये भी कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस बहुत हैं, बट लोग अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पता ही नहीं। हमको पता है, हम क्योंकि पुणे में आ गए। अगर हम इलाहाबाद में आज भी रहते तो हम भी गुटखा दबा के, खैनी दबा के बोलो, "अरे तुम नहीं जान रहे हो भैया, हम क्या कर रहे हो? तुमको मालूम ही नहीं है कुछ।" अरे मालूम है भाई। अबे नहीं मालूम है, तुम नहीं जान रहे हो। अब देखो तुम, मैं जितने लोगों को देखा वहां पर 90% अगर वो घर पे बैठे हैं, मान लो लड़के, तो सब जमीन में डील कर रहे हैं। हाँ इतनी जमीन कौन खरीद रहा है? दलाली कर। प्लॉट कर रहे हैं प्लॉटिंग। और कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ यूपीएससी वाले तो अच्छा है यार। आई फील कि लाइक इलाहाबाद एजुकेशनल हब है, उसको वही बने रहना चाहिए। पॉलिटिकल हब है, वही बने रहना चाहिए। वहां पर पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है, वहाँ यूनिवर्सिटी का। और मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में और इंट्रोड्यूस करो ना चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल कैफेज, रेस्टोरेंट्स। एक सिविल लाइंस छोड़ के अगर अपन देखें, अगर प्रयागराज में सिविल लाइन से जैसी बाहर निकलो तुम्हें लगता है कहाँ जाएं आप। अगर माँ के साथ हो तो चलो चौक चले जाएंगे, लेकिन अकेले कहाँ जाके बैठोगे? व्हाट इज दैट प्लेस? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, ऐसी यहाँ पर बथेरो प्लेसेस हाँ है ना। वहाँ क्या है? व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वेयर शुड वी गो? और ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं जब सोसाइटी को पता ही नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट है कि आप ओपन कैफे खोल सकते हो, जहां आदमी आएगा, चाय लेगा, सिगरेट लेगा, पिएगा, कुछ लिखेगा, लैपटॉप पे काम करेगा और चला जाएगा। या एक बच्चा है, वो अपना आके थ्योरी का काम कर सकता है, कुछ होमवर्क कर सकता है, कैन हैव अ कोल्ड कॉफी, कैन हैव कोल्ड आइसक्रीम एंड वर्क इट आउट। एक कैफे है, फ्री वाईफाई है। आई ऑल्सो थिंक कि इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि वहां ऐसा क्राउड भी कम है अभी थोड़ा, जो लैपटॉप पे काम करता है। अभी राइट नाउ ना, इंटरनेट की वजह से एक सबसे अच्छी चीज क्या हुई है कि जो दुनिया आपने नहीं देखी है आंखों से, वो दुनिया भी देखी है अपनी आंखों से। हाँ यू वांट टू बी दैट पर्सन। अभी से हमारे यहाँ पर सिविल लाइंस में कितनी भीड़ है भाई। भाई ऐसा नहीं है कि वहां खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये जब जगह ही नहीं है तो यहाँ कौन खर्चा करे? मतलब मैंने 25 रुपए की कॉफी भी देखी है वहां पर, 50 की भी कॉफी देखी है, और लोगों को पीते हुए भी देखा है इलाहाबाद में। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही कंजूस लोग हैं कि खर्चा नहीं करेंगे वो, बट उनको दिखाओ तो पहले कि ये भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग है और ये भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग है। हाँ तो वो होता है कि तो वहां पर पता ही नहीं है डैड को ये समझना कि म्यूजिक में करे क्या करेगा। अच्छा यूट्यूब पे निकाल रहा है, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर मान ले तू इवेंट भी कर रहा है, अब हम जब इवेंट करते हैं
भाई मैं आज तक जब भी प्रयागराज का इवेंट किया मैंने फ्री किया, वहां पे करने के लिए पैसे ही नहीं किसी के पास, लेकिन मेरा उस जगह से प्यार है। अभी आप कुछ ही दिन में विकेट सनी के साथ जा भी रहे हो। जा भी रहा हूँ, हाँ नहीं वो पेड है अब तो असल में बट हाँ कि बट फॉर द लव ऑफ आर्ट हम तो कर सकते हैं, बट आगे वाले को कैसे समझाओगे कि अरे मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा क्या मिल रहा है उसमें, कुछ नहीं, 4 लोग ताली बजाते हैं, 4 लोग शाबाशी देते, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स कहाँ बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम ये क्या होता है। तो समझ रहे हो, बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, और ये सिर्फ आर्ट के साथ नहीं है, वहां पर हर चीज के साथ जो तुम सोचो कि अभी इंजीनियरिंग करते हो और तुम्हें कल लगता है कि यार मुझे किताब लिखनी है, ठीक है, लाइक चेतन भगत या सम मोर बेटर आर्टिस्ट या राइटर, उसकी तरह तुम्हें एक बुक लिखनी है, तो तुम एक ऑफिस करते करते वो किताब नहीं लिख सकते। इफ इट इज अ टॉपिक, तुम्हें अगर एक हैरी पॉटर बनानी है तो तुम्हें कमरे में अपने आप को बंद करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कैसे डिजाइन होंगे वो कैरेक्टर्स। लिखने के लिए स्पेस ऑफ माइंड चाहिए होता है। टाइम लगता है, या एट द सेम टाइम यू कैन नॉट थिंक यार मैं कमाना भी है फिर आके मैं, नहीं हो सकता। पीपल वर्क 2 टाइम, कैप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे तुम, फिर एक चीज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली प्रॉब्लम बस यही है कि चीजें पहुंची ही नहीं है, और जो वो देख भी रहे हैं इंटरनेट पे से, हमारे माँ बाप जो देखते हैं, जिसके बाद हमें बोलते भी है, देखो इंडियन आइडल वो कितना अच्छा गा रहा है और तुम तो गा ही नहीं रही, तुम तो किसी लायक के नहीं हो, ये भी नहीं कर सकते तुम। फिर लड़का करने लग जाता तो बोलते ये क्यों कर रहे हो तुम इतना पढ़ाया लिखा है। सब अभी थॉट्स में ये चीज है कि हाँ वो लगता है कि अच्छा ठीक है, जैसे मेरे को भी लगता था कि म्यूजिक हम नहीं बनाते, कुछ लोग हैं जो बनाते हैं, मतलब वो इंडिविजुअली आप खड़े होकर, रिसोर्सेस चाहिए होता है। हाँ। तो बाद में चीजें समझ में आती है, वहां पर बेसिकली वही है कि नई चीजें जब इंट्रोड्यूस होती है ना किसी भी सिटी में, उससे 2 जगह खुलती है, कंज्यूमर की जगह भी खुलती है और प्लस बिजनेसमैन की जगह भी खुलती है, और दोनों फिर उस जगह को और अच्छा बना सकता है। आप एक छोटा कैफे खोलो, उसमें आप सोचो कि आप वीकेंड्स पे रॉक म्यूजिक बजा रहे हो, द पीपल हु डू नॉट नो रॉक म्यूजिक मे बी समबडी कैन एसोसिएट विद इट, 10 लोग ही होंगे, बट एक कल्चर रेडी होगा। आप हिप हॉप बजा रहे हो वेंसडेज को, एक हिप हॉप कल्चर होगा। आप समझ रहे हो कि वो धीरे धीरे होता है कोई भी चीज का प्रोग्रेस, बट नहीं करना कि वहां मार्केट नहीं है सोच के नहीं करना, ये फिर क्या हो जाता है कि फिर आपने छोड़ दिया, मतलब फिर तो कभी नहीं आएगा। लाइक पुणे आज से 20 साल पहले गया था, 30 साल पहले गया था, पुणे हैज ग्रोन मेरे आंख के सामने इन 10 years ऑफ स्पैन, इतना तेज जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों कॉल सेंटर इलाहाबाद में नहीं है अभी तक? यहाँ 12वीं के लोग आराम से कॉल सेंटर में, जिन्होंने पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, वो कॉल सेंटर में इंग्लिश सीख के, हिंदी सीख के, मराठी सीख के, दे आर वर्किंग इन अ कॉल सेंटर जहां दे आर अर्निंग 25, 30, 40, 50K। क्यों हम अभी भी लैंड में डील कर रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स नहीं है? बोलना तो आता है ना वहां पर इतना अच्छा। वहां पे थोड़ा सा सर गुंडई वाली चीज है ना, कि गुंडई करेंगे, जमीन बेचेंगे, पैसा आएगा। आई नो, बट थोड़ा चेंज किया जा सकता है कल्चर। इलाहाबादी निकली है। वही है हम अंदर। हाँ ऑब्वियसली। इतना रोकना पड़ता है अपने को, लाइक फर्स्ट इंस्टेंस तुमने कुछ गलत किया ना, तो पहला तो आंख अपने आप बड़ी हो जाती है, मन करता भाड़ दे दे, लेकिन फिर अपने आप को बताना पड़ता है कि पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि वो इंट्यूशन वही है। हाँ इंट्यूशन वही है। 22 साल का है यार वो इंट्यूशन, मतलब 22 साल तुम उसी में थे, कैसे बोला बे, कस बे समझ रहे हो? तो वो इंट्यूशन, स्प्लेंडर में 10 का पेट्रोल भरा के घुस जाना किसी भी मोहल्ले में, किसी को भी मारने के लिए, वो अंदर अभी भी है। बट हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ाई की है, वी नो। मैं एक नास्तिक हूं, बट आई हैव रेड लगभग लगभग उतना कि मुझे पता रहे कि भगवान है क्या और भगवान से जुड़ा इंसान कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप दोनों तरफ पढ़ाई करते हो, जब आप इंसानों के साथ बैठ के बात करते हो, जब आप जैसे लोग अच्छे से बात कर रहे हो, उसमें आप क्यों अच्छे से बात कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये सारी चीजों को जब आप समझते हो तो आपको समझ में आता है कि वायलेंस एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो डिफेंस का मोड बन रहा है। जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तब। हाँ डिफेंस,
और डिफेंस ये नहीं कि मुझे लग रहा था कि ये मार देगा तो चलो मार के आते हैं। हाँ अच्छा, आपने जब आप पुणे आए और आप यहाँ पे, जैसे आपने बताया, आप अपने हिप हॉप ग्रुप से मिले, तो फिर आप अंडरग्राउंड, एक्चुअल अंडरग्राउंड साइफर्स और रैप बैटल्स में पार्टिसिपेट किए। या बहुत 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 तो हम लोग के दिमाग में जो इमेज होती है, मतलब आई एम अ कोर हिप हॉप लिसनर, लेकिन फिर भी वो चीज लाइव तो देखी नहीं है। तो जो इमेज है वो आप 8 माइल वाली कह लो या फिर गली बॉय वाली कह लो, कि तो एक्चुअल सिनेरियोस कैसे होते हैं? इंडिया में 8 माइल वाला सिनेरियो नहीं है अभी, क्योंकि 8 माइल में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा एक ऑडियंस आया था पे करके टू वॉच अंडरग्राउंड रैपर्स, जो बहुत कमर्शियली हिट नहीं थे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का सीन, जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं हिप हॉप को या जो लोग हिप हॉप को सपोर्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड सीन को, लिटरली वो भी अभी नॉन अर्निंग स्टेज में। तो वो पे करके एक साइफर देखने हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उतना बड़ा सिस्टम लगाना पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेज लगाना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक छोटा सा स्पीकर रहता है, वो स्पीकर बीच में बज रहा होता है, बीट चल रही होती है। बीट चल रही होती है और उसके बाद आप उस पे बज रहे होते हो और आसपास लोग रहते हैं जो हाइप अप करते रहते हैं, वो वैसे ही रहता तो आप रैप बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है आपने? है। हाँ यार, फ्री स्टाइल रैपर हो यार, कैसे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप मेरे साथ रैप बैटल कर रहे हो और खा जाऊंगा। आई डोंट डाउट इट, लेकिन आप पर्सनली मुझे उतना जानते नहीं हो, तो व्हाट आर द थिंग्स जो रैप बैटल में एक्चुअली आप जिस पे जैब लेते हो सामने वाले? सबसे पहले तो जैसे एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आज तक शायद 4 या 5 बैटल्स की होंगी और चारों पांचों में जीता हूँ, ठीक है। लेकिन चौथे बैटल के बाद मुझे बुरा लगने लगा, क्योंकि मैं एक तो आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे रहने दो। अगर उसने कल शुरू किया ना तो भी मैं उसकी उतनी इज्जत करूंगा जितनी मैं शायद A.R. रहमान सर की करता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद उसने सोचा है उसके बारे में, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन लगता है मुझे। तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया वो करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था कि मैं जाके किसी की बेइज्जती करूँ कि तुम कौन हो क्या। बट सबसे इजी होता है, जैसे तुम अगर मेरे लिए नए हो, ठीक है, तुम्हारा एक लहजा है, वो लहजा तुम्हारा लोकेशन बताता है। तुम्हारा एक बाल का स्टाइल है जो तुम्हारा गीकीनेस बताता है। तुम्हारा कपड़ा है जो मुझे तुम्हारा वो बताता है, स्टेटस बताता है ऑफ लिविंग। उसके बाद कुछ कॉमन चीजें, जैसे तुम्हारी एक माँ होगी, एक बाप होगा, हो सकता है तुम्हारे भाई हो, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो कि मुझे अगर पंच मारना है, तो मैं कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट राइम इट, आई जस्ट से इट इन अ स्टेटमेंट कि मैंने कल माँ से बात की तेरे कि तुम दोनों जुड़वा थे, पर एक भाई ने मार लिया अपने आप को पेट में क्योंकि दिख गए तुम, और फिर तुम आए बाहर दुनिया में, तुम समझे। तो अब जब मैं एक इमेजिनेशन भी रेडी कर सकता हूँ, रियलिटी भी रेडी कर सकता हूँ, और जो तुम दिख रहे हो, तुम्हारा हुलिया चलने का तरीका, हो सकता है तुम पैर फैला के चल रहे हो, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं है, तुम बस बहुत कुछ है बोलने के लिए वहां पर। इट्स लाइक पूरा ऑब्जर्वेशन। तुम मुझसे पहले गए होगे किसी के साथ बैटल करने, तुमने उसमें कुछ बार्स बोले हो, उसके कम बैक वो बार्स मेरे दिमाग में अटक जाएंगे, और मैं लिखता नहीं हूँ तो मेरा और पावर ऑफ मेमोरी थोड़ा और अच्छा है कि दैट आई पे बहुत छोटा डिटेल। तुम उंगली ऐसे फ्लिंच भी करोगे, तुमने पैर पीछे किया मुझे दिखा है, तुम्हें नहीं दिखा। ये होता है कि वो मेरा आंख तुम्हें देखता रहेगा, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, कहाँ पैर हिल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा हिलाया अभी, सब चीज पीछे खड़े होके वो हाथ से क्या काम कर रहा है वो भी दिख रहा है मुझे। तो जब मैं बैटल करता हूँ किसी से, तो मैं उसकी रूह खींच लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी रूह दिख रही थोड़ा है। इंटिमिडेट होता। तो लेकिन ये बात बहुत फैक्ट है कि अभी जैसे रणवीर पाजी ने वो किया कि जिसको भी आके मुझसे जीतना है फ्री स्टाइल पे लाइव में आके कर लो, हाँ, मैं जिंदगी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे अच्छा हूं, क्योंकि मेरी फाइट तुमसे है ही नहीं। मेरी फाइट मेरे डेस्टिनी से है, जिससे मैं लड़के वहां तक मुझे पहुंचना है। तुम महज एक इंसान हो जो कुछ कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो पता नहीं। मैं तुमसे वो बात ही नहीं करूंगा कभी आगे। आई थिंक रणवीर पाजी थोड़ा इस बात पे ट्रिगर हुए थे, क्योंकि उन्होंने वो रोडीज के ऑडिशन पे गए थे, तो उन्होंने वहां भी फ्री स्टाइल किया था। एंड देन जब आपने नेशनल टेलीविजन पे ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ हिप हॉप
आपने जब फ्री स्टाइल किया तो फिर वो उनके लिए भी आई थिंक थोड़ा इंटिमिडेटिंग रहा होगा. देखो आ करके फ्री स्टाइल करना और 4 मिनट फ्री स्टाइल करना हाँ, दैट इज वेरी डिफरेंट एंड स्पेशली विद द प्रेशर. विद द प्रेशर. एलिमिनेशन राउंड था. और मैं उस दिन भी जीतने के लिए नहीं कर रहा था वो राउंड. मैंने वो राउंड सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि मेरी आर्ट के आसपास भी नहीं है जो मैं करता हूँ. तुम मुझे मेरा पोटेंशियल दिखाने दोगे तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ. मैं अपनी आर्ट को सेव करने के लिए, डिग्निटी से जाने के लिए, विद अ डिग्निफाइड पोजिशनिंग बना के वहां से निकलने के लिए मैंने. आई थिंक आपका जो लास्ट फ्री स्टाइल था आवारगी, हाँ, उसमें बोल भी दिया था. उसमें आपने बोल दिया था कि ये मैं रुकने के लिए नहीं कर रहा. और वो कहीं ना कहीं आई थिंक अब मेरा परसेप्शन एज अ व्यूअर ऐसा था कि आपका इंटेंट भी नहीं था कि अब इसके बाद मुझे रुकना ही रुकना है, ये मैं रुकने के लिए कर रहा हूँ. नहीं था. मैंने टीम से बोल दिया था, एमटीवी की टीम से बोल दिया था, यार अगर मैं, मतलब मैंने गाना ही वैसे सेलेक्ट किया था जो इजी है, मतलब जो फैल के गाना है. क्योंकि बैटल में आप बेसिकली थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, थोड़ा सा अपनी बात तुम्हारी बात. और मैंने अपना गाना ही रखा था जो, क्योंकि क्या होता है कि मेरा ये मानना है यार जान की, मैं अकेले सब खाने नहीं आया हूँ दुनिया में. मैं बहुत, मेरे मेरे कुछ बिलीव्स है वो मैं बहुत मान के चलता हूँ. उदय उस दिन, मेरे क्या, उदय हर दिन के लिए डिजर्व करता है, यू नो. अगर मैं बोलूंगा कभी कि अ, यार 18 साल का लड़का है वो, 19 साल का, यू हैव टू गिव दैट टू हिम. एंड स्पेशली विद द राइटिंग स्किल. या एवरीथिंग यार बाबा. इट्स नॉट ओनली, तुम सिर्फ राइटिंग स्किल छोड़ दो, वो जो कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ थॉट. हाँ, मुझे उदय के पंचेस एक्चुअली इतने अच्छे लगते हैं ना. जैसे अभी मैं और मेरी राइम स्कीम्स में एक लाइन थी कि ये पंचेस सिर्फ तब यूज करते हैं लाइक अ शादी इन इंडियन हाउस होल्ड, या वो इतनी रेसिस्ट थी कि 400 मीटर जीत गई. तो और अभी उसने रिसेंट में उसके साथ किया है, बेसिक के साथ, जिसमें बायोडेटा और द ओनली टाइम दैट दे सी अ बायोपिक सॉरी बायोपिक, ब्यूटीफुल. लाइक उसका थॉट प्रोसेस इतना प्यारा है यार. और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एहसान किया कि यू नो कि वो, बट एक होता है ना कि यू नो दैट हो गया. आई गॉट माई ऑडियंस, आई गॉट द पीपल हु आई लव. पीपल लव मी सो मच. मेरे मैसेज डीएम्स में पीपल वर सैड कि मैं एलिमिनेटर. आई डिड माई जॉब. मैं जितना दिन था आई डिड माई जॉब. मैंने अच्छे गाने दिए हैं, अच्छा काम किया है, और प्लस एक हिस्ट्री क्रिएट करके वहां से निकल गया. 2 बार. 2 बार. आपने एक हाइप क्रिएट की है इंटरनेट पे. या वो उसके बाद ही, बैंग बैंग के बाद पीपल वो लाइक कि मैं आज से हसल मेरे लिए शुरू हुआ, हाँ, यू नो. तो दिस इज द मोस्ट हिप हॉप शिट आप देख सकते हो नेशनल टेलीविजन पे. इवन फॉर मी, मैं जब देख रहा था तो इट टुक मी अ व्हाइल टू रियलाइज कि एक्चुअली फ्री स्टाइल हो रहा है. क्योंकि द ट्रांजिशन वाज सो स्मूथ आफ्टर द कोरस. ठीक है कि आज भी प्यासा है क्रो एंड एवरीथिंग, एंड देन अचानक से लिरिक्स याद नहीं मुझे ये. और उस टाइम आपके साथ फ्रेम पे केडन का चेहरा दिख रहा था एंड एकदम उनका जो रिएक्शन था वही मेरा था स्क्रीन पे खोल के कि अमेजिंग. EPR literally cried. एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट. ईपीआर भाई का सिर्फ ये कह देना ही बहुत बड़ी बात होती है कि यार अच्छा लिखा है. ही क्राइंग ऑन अ परफॉर्मेंस makes me feel proud कि that I have worked really well on my skill. ठीक है. और मैं तो झगड़ा नहीं करता आर्टिस्टों से ज्यादा, बट हाँ जो चीज मेरे मन में है मैं बोल देता हूँ. ठीक है. जैसे रणवीर पाजी के लिए मुझे बहुत लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि कर लो. डिस्ट्रैक्ट तो क्या ही है यार, लाइफ पे बैटल में नहीं जीत पाएगा वो. कहाँ जीत पाएगा, नहीं, जिंदगी में नहीं जीत सकता वो मुझसे बैटल में. तुम समझो ना कि आप हो पहले से. आई रिस्पेक्ट दैट. आप मुझे मिलोगे ना, मैं आपको भाई करके बात करूंगा और मैं खुद बोलूंगा कि आप सबसे अच्छे फ्री स्टाइल आर्टिस्ट. समझ रहे हो. क्योंकि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगा एज एन आर्टिस्ट. बट आप चंद कमेंट से अगर हिल जा रहे हैं तो आपकी कला में सब्सटैंशियल क्या है. कौन बताएगा आपको कि आप खराब हैं या अच्छे. वो लोग जिनको नहीं पता हिप हॉप क्या है, उनको नहीं पता कि कैसे आप करते हैं, कैसे दिमाग चलता है. अगर आप इतना जल्दी, वही आस्था के लिए भी मैं यही बात बोलता हूँ कि अगर आपका आस्था अगर तुरंत आहत हो जा रही है ना, आपको तुरंत तकलीफ हो जा रही है, किसी ने मेरे
रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में क्यों बोला? तो मुझे लगता है कि फिर आप में वेट नहीं है, आपकी आस्था में वेट नहीं है। जैसे मेरी कला के बारे में कोई कुछ बोल देगा, मैं जैसे ही माइक उठाऊंगा वो चुप हो जाएगा, मैं उसका जवाब थप्पड़ मार के दूंगा ही नहीं कभी, या उसको गाली दे के दूंगा ही नहीं कभी। तुम्हें मेरी कला दिख रही है, तुम्हें मेरी कला फ्लॉड है, मैं तुम्हें उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी कला क्या है। या तो एटलीस्ट एट पार तो रहो वो कमेंट करने के लिए। Yeah. और मुझे तो ये लगता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी केम बहुत जल्दी बिफोर एजुकेशन। उसमें क्या हो गया कि हर कोई फील्स की वो हकदार है टू क्रिटिसाइज एवरीथिंग, जबकि आप एक बार भी नहीं सोचते हो कि अगर इतना ही सवाल पूछना था तो तुम उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो जो राज कर रहा है, जो इकोनॉमिकली तुम्हें दबा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से क्यों नहीं पूछ रहे हो? तुम उस इंसान से क्यों पूछ रहे हो जिसका काम ही सब्जेक्टिव है? वो तुम्हें पसंद हो सकता है, तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पसंद है, मत सुनो। जैसे पहले था, सीडीज आती थी स्टॉक में बाहर, तुम खरीदते थे, जो नहीं पसंद आते तुम थोड़ी उस सीडी को निकाल के कहते थे बेंचो बहुत खराब है, इसकी माँ का नहीं सुनो। नहीं, तुम क्या करते थे, तुम जो सीडी अच्छी लगती थी, जो आर्टिस्ट अच्छा लगता है, उसको घर ले आते थे, हेडफोन लगाते थे, सुनते थे बैठ के। बैच वही करो ना। तुम्हें दिखा पहला फ्रेम का 20 सेकंड तुम्हें दिख जाता है कि अरे चूतिया आर्टिस्ट है, बंद करो, जाओ। तुम वहां बैठ के पहले तो पूरा टाइम दे रहे हो, फिर खाली में मैसेज रिप्लाई कर रहे हो, फिर इतना टाइम है कि डीएम भी कर रहे हो, और फिर ये भी कह रहे हो कि प्लीज रिप्लाई, फिर उसके बाद कह रहे हो प्लीज फॉलो मी ऑल्सो। अरे लौड़ा यार, जाओ ना यार। तो टेक्नोलॉजी से पहले एजुकेशन को आना चाहिए था। आई बिलीव इंटरनेट इज अ ब्रूटल प्लेस, सबको हर चीज पे ओपिनियन देनी है। दो, लेकिन पहले अपनी ओपिनियन बनाओ। तो तुम किसी और की ओपिनियन सुन के दे रहे हो, तुम्हारी खुद की ओपिनियन नहीं है वो। क्योंकि तुम चौथे मैसेज में ये कर रहे हो कि प्लीज भाई रिप्लाई कर दो, इसका मतलब है कि तुम खाली अभी वो फ्रेम के मोहताज हो, जब तुम्हें चाहिए वो फुटेज। फुटेज, बाकी तुम कुछ नहीं हो। समझ लो, जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका डिस चल जाता है बीच, वो फुटेज है खाली। क्योंकि तुम अगर बैक से लेकर अभी तक देखोगे तो कंटेंट के नाम पे तुमने सिर्फ एक ही तरीके का गाना दिया है। अगर तुम रियली में आर्टिस्ट होते तो तुम मुद्दे उठाते। मतलब समझ रहे हो कि जैसे रैप आईडी है, 100 आरबीएच है, ठीक है। अब हाँ, 100 आरबीएच और रैप आईडी मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट 100 आईडी जब, सॉरी, जब रैप आईडी जब एक रोमांटिक सॉन्ग भी लिखता है ना, तो वो भी बहुत क्रेजी है। ही इज अ फुल सर्कल आर्टिस्ट। अभी उनके कॉमिकल रैप उन्होंने किया था स्कैम, आई नो, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। एम शिट था वो भाई, पूरा स्टोरी लाइन पूरा प्रॉपर, और वो दैट वाज अ प्रॉपर सॉन्ग। लेकिन आज जो आर्टिस्ट आप देखेंगे सबसे ऊपर हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स फ्रॉम जनरेशन। मतलब एक 5 साल पीछे भी जाओगे तो वैसे ही गाने आपको मिल जाएंगे। दे आर नॉट टॉकिंग समथिंग न्यू अबाउट। तो समझ रहे हो? मेरी गाड़ी मेरा पैसा। हाँ, मेरा घर, मैंने अपनी माँ को ये दिला दिया, अच्छी चीज है यार। मैं एक गाने में बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा जो दिलाया मैंने, लेकिन वो एक गाना रहेगा, एक करियर नहीं। करियर नहीं। हाँ, नाइस पार, अच्छा पार देगा। पूरा करियर नहीं रहेगा वो, कि मैं गरीब था, मैं यहाँ से आयला है, मैं वहां से जाएगा, मैं वो करेगा, मैं ठीक है, अच्छी चीज है, बट आप कॉन्टेक्स्ट कंटेंट तो दो, मैं कह रहा हूँ। और आप, मेरा वही कहना है कि दैट्स व्हाई आई लव हिप हॉप, कि आई हैव द लिबर्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग, यू नो, दैट्स व्हाई आई लव हिप हॉप। बट एट द सेम टाइम आप क्रिटिसाइज कर रहे हो अगर आके, तो आप पहले खुद भी थोड़ा पढ़ो ना। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई चीज नहीं, जैसे मैं भगवान को नहीं मानने से पहले, नास्तिक बनने से पहले, मैंने पढ़ा कि भगवान क्या है। मैंने जानना चाहा कि अच्छा ठीक है, इतना लोग कहते हैं, इतने झगड़े हैं दुनिया में कि ये रिलीजन ऊपर है, ये रिलीजन ऊपर है, ये रिलीजन ऊपर है। चलो एक बार पढ़ के तो देखें कि क्या है ये रिलीजन्स।
क्यों है ये रिलीजन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जब मैंने पढ़ा, कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी इन अ ह्यूमन वे, मैंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया। कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई, मैंने उनको हटा दिया। बट मैंने उस पूरे किताब को एक्सेप्ट नहीं किया, यू नो, एज अ रिलीजन फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक इंसान इतना दिमागदार होता है कि वो एक किताब नहीं चला सकता उसे पूरी जिंदगी। सर्टेन रूल्स और पैरामीटर्स, कभी कभी उसका खुद का कॉन्शियस एक्ट करना चाहिए। अगर मुझे कहा है कि डिफेंस जरूरी है मेरे रिलीजन में, कि अगर आपके ऊपर आ रही है आप डिफेंस, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक 9 साल या 8 साल का बच्चा है जो चाकू लेके खड़ा है और उसके बड़ों ने शायद मेरे घर वालों को मारा है, मैं डिफेंस में भी उस बच्चे पे तलवार नहीं चला सकता। मैं बोलूंगा बेटा मुझे मार दे, मेरा उम्र हो गया, तू लेकिन अच्छी जिंदगी जीना। आई नो दिस इज अ वर्ल्ड जो कहते हैं कि फेरी टेल है, ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। बट फॉर मी दैट इज द राइट वे ऑफ लिविंग, दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि chaos जरूरी है लाइफ में, वायलेंस नहीं। अगर लाइफ इज chaotic. या इट इज chaotic, चीजें होंगी, खराब होंगी, अच्छी होंगी, वायलेंस इज नॉट एन आंसर, इट्स नॉट एन ऑप्शन आई थिंक। और हम गाने भी वैसे ही सुनते हैं यार। तुम अगर देखोगे ना तो अभी के टाइम में जिस इंसान ने ये बात की है गाड़ने की, फाड़ने की, मारने की, वो गाने ऑटोमेटिकली लोग पसंद करने लगते हैं, बिकॉज माइंड फ्रेम वही। इंटरनेट ने क्या करा है ना, इंटरनेट का प्रॉब्लम क्या है कि तुमने अगर वायलेंट 4 चीज देखी और तुम्हारी मानसिकता वायलेंस की है मान लो, तो तुम्हें कभी भी नॉन वायलेंट चीज दिखाएगा ही नहीं। वो तुम्हें अप्रूवल देता रहेगा कि ये लो बेटा, ये खाओ, ये खाओ। औरत को मारना पसंद है, लो ये देखो ये अच्छा है। तुम्हारा एआई कभी भी, या तुम्हारा जो एल्गोरिथम है, वो कभी भी नहीं दिखाएगा कि डू नॉट बीट अ वुमन। तुम अगर बहुत प्रो समथिंग हो, तुम्हें वही दिखेंगे, और तुम्हें लगेगा कि दुनिया वही कर रही वही है। इससे होता क्या है कि नॉलेज लेने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यू आर गेटिंग नॉलेज। हाँ, तुम सेटिस्फाई होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो विद द जो भी एटमॉस्फेयर बना है उसके आसपास। तो वैसा है कि So, Shaf, let's pull out the big guns. हम कटाक्ष सेक्शन में जाएंगे अब, जिसमें हम उन ओपिनियंस पे बात करते हैं जो आप पे थ्रो होती हैं बाय योर ऑडियंस। सो तो इस पे आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो, और जो भी हम लोग आपसे पूछ रहे हैं आप उसके ऊपर कुछ भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, तो शुभम प्लीज स्टार्ट। सो पहली ओपिनियन ये है कि आप फ्री स्टाइलिंग करते हो, तो लोग कहते हैं कि फ्री स्टाइलिंग करने की वजह से आप डीप राइटिंग नहीं करते हो, आप यू डोंट स्पेंड मोर टाइम विद पेपर एंड पेन, आप थॉट्स ज्यादा पुट इन नहीं करते हो। तो इस पे आपके क्या कटाक्ष है? अगर किसी को ये लगता है तो वो उसका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। बट मैं अपने गाने की ही एक लाइन बोलूंगा। जो गाना सबसे खराब परफॉर्म किया था मैंने एमटीवी हसल पे, ख्याल। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रिपेयर नहीं था, एक दिन पहले ही मैंने गाना कंप्लीट किया था लिख के, जो भी रीजन प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, लेकिन उसकी लाइन शुरू होती है, हर शाम इंतजार के नाम, क्या है उसके लिए, हर शाम इंतजार के नाम, कुछ तो लाइन है उसके यार, मैं देखता हूँ, भूलता ही बहुत जल्दी हूँ मैं। हर शाम इंतजार के नाम, एहतराम इस संसार का काम। एहतराम मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, अब किसी को एहतराम का मतलब नहीं पता तो वो चूतिया, कि जो इजी वर्ड्स है वो भी आपको नहीं पता। तो हर शाम इंतजार के नाम, एहतराम इस संसार का काम, मेरा काम कला की इबादत, समाज से शिकायत, खिलाफत सियासत में चलती हवा से बगावत, मजहबी रुख बेकार का ध्यान। ठीक है, अब इसमें मैंने मेरा काम कला की इबादत, ये तो ये गौर है ना कि ऊपर वाले से, समाज से शिकायत, ये भी समझ में आ गया होगा। खिलाफत, खिलाफत मतलब हमेशा एंटी खड़े होना आप द सिस्टम। और उसके आगे लिखा भी है, सियासत में चलती हवा से बगावत। तो पॉलिटिक्स में जो हवा चल रही है
राइट नाउ, उससे जो अभी राइट नाउ रूलिंग पार्टी है, जिसकी हवा है, उससे बगावत। और रिलीजियस व्यू मेरे लिए बेकार का ध्यान, मेरे लिए समाज और ये इंसान सब कुछ है। अब इस राइटिंग को अगर कोई ये बोलेगा, ठीक है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, कि ये डीप नहीं था, तो मैं जानना चाहूंगा डीप क्या है। आ रे ले जा रे ले खा रे ले, व्हाट द फक इज डीप? आप जिनको सुन रहे हो, जिनके आप फैन हो, हाँ, टट्टी डाल देंगे मुंह पे, ये डीप है? व्हाट द फक इज डीप? आपको वर्ड्स नहीं पता है, आपको उर्दू नहीं समझ में आती, आपको हिंदी समझ में नहीं आती, आप रिदम एंड पोएट्री सुन रहे हो ओनली ऑन स्लैंग्स। कुछ रैपर्स हैं, जस्ट टू गो इन अ सुपरसोनिक स्पीड, they use English as their last rhyme. Why do they use the English as their last rhyme? क्योंकि डिक्शनरी है उसकी, राइमिंग के लिए मिलता है, पता चलता है कि क्या राइम कर सकते। आई हैव ओनली सीन वेरी फ्यू आर्टिस्ट जो जस्टिफाई करते हैं चॉपर को, जो जस्टिफाई करते हैं किसी और फ्लो को, जो भी वो कर। बट एट द सेम टाइम, अगर राइटिंग की बात है, डीप राइटिंग की बात है, तो मुझे कभी अकाउंटेबल नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरा फ्लो नॉर्मल होगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगा हर शाम इंतजार के नाम, ऐसे नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा हर शाम इंतजार के नाम, बिकॉज मेरे को म्यूजिक भी पता, मैं टोन डेफ नहीं हूँ, तो देयर विल ऑलवेज बी अ लिटिल बिट ऑफ टोन इन द रैप, टोन डेफ नहीं हूँ मैं। अभी जैसे मैं आपको कह रहा था कि मेरी एक लाइन है, टेक ओवर की लाइन है कि दुश्मन में, वो तो एक लाइन है ही, मेरी आंखों में देखो एक सपना दिखेगा, उसके बाद ना कोई अपना दिखेगा, मेरे पास कल एक बंगला दिखेगा, उस बंगले में पर ना कोई कमरा दिखेगा, मेरी बाहों में कलम दिखेगी और ना कोई सनम दिखेगा, आंखों से देखोगे तन दिखेगा, रूह से देखोगे तो मेरा फन दिखेगा। हाँ, इसको कोई बोल दे कि मतलब मेरे पास कल एक बंगला दिखेगा पर ना कोई कमरा दिखेगा, इसमें ही इतना मतलब है, तुम निकाल के तुम्हें गांड फट जाएगी। लेकिन ये है कि तुम कृष्णा को अभी ऑटोबायोट कर रहे हो ना, मतलब, तो एज अ क्रिटिक भी मैं जान रहा हूँ ये जो लोग हैं जो यूट्यूब पे बैठ के क्रिटिक कर रहे हैं, जिनकी वजह से व्यूज बनते हैं, ठीक है, ये कृष्णा और एमिवे के लाइंस को डाइसेक्ट करके बताते हैं, बट एक नए आर्टिस्ट के लाइंस को डाइसेक्ट करके नहीं बताते, जो आर्टिस्ट इनको समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं तुम्हारी समझ में कमी है, नाम हो जाने से सब सही नहीं होता। अगर नाम होने से ही सब सही होता तो हिटलर को हम गलत नहीं ठहराते कभी, या फिर आज जो रूलिंग पार्टी उसको कुछ लोग गलत नहीं बोल रहे होते। नाम हो जाने से चंद लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, इससे तुम्हारा कर्म या कर वो सारी चीजें सही नहीं हो जाती। तो मेरे फ्री स्टाइल में भी बार्स रहते हैं, और जब मैं लिखता हूँ तो बहुत सोच के लिखता हूँ। हाँ, कुछ गाने मेरे फ्री स्टाइल, मेरा हर गाना नॉर्मली फ्री स्टाइल ही रहता है। लाइक मैं अगर अभी बैठा हूँ, अभी तुम बोलोगे कि भाई एक गाना बनाते हैं, तो मेरे पहले दिमाग में बैठे चार लोग सोचे क्या करे और एक हिला रहा था पैर, मैंने कहा कोई बात टेंशन मत लो मेरी जान फिक्र तो जय। अब मैं बोलूंगा फिर यार जय बोल दिया यार, जय क्या होता है, जय तो कुछ नहीं होता, खैर कर दें क्या इसे, ये फिर मैं कहूंगा कि यार पैर हिलाना भी इट्स नॉट राइट, लेकिन ट्यून आ गया, ठीक है। अब जब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड मार लेता हूँ उस गाने को, फर्स्ट रिकॉर्ड मारने के बाद आई एटलीस्ट टेक 5 to 6 hours टू लिसन टू इट इन लूप, कि ये मतलब क्रिएट कर रहा है क्या। नहीं तो फ्री स्टाइल राइड जो मैंने निकाला वो मैंने 2 साल बाद निकाला, वो आइडिया 2 साल पहले का, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे और एक्सेल करना था अपने काम में। मैं नहीं चाहता था कि राइम्स रिपीट हो, मैं नहीं चाहता था कि इमोशन रिपीट हो, मैं नहीं चाहता था कि लोग अगर कहानी बताएं तो वो सेम साउंड करे हर बार, यू नो। तो बाकी तो जिसको जो कहना है वो कह सकता है। जिसके घर में रहता था मैं, जिसने पैदा किया था उसकी नहीं सुनी, तुम कौन हो बे? तुम तो जो कह रहे हो तुमसे तो कोई लेना ही देना नहीं है। अच्छा, एक और आपने अभी जैसे बोला, अभी रिसेंटली हसल के दौरान ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि यूट्यूबर्स
जो हिप हॉप सिखा रहे थे उसको लेके। रोहन कारयप्पा यूजुअली हर हफ्ते के बाद एपिसोड पे अपने व्यूज डालते हैं, और उन्होंने आई थिंक गौश के लिए डीएमसी को बोला था कि जब उन्होंने कहा था कि स्पीड को कंसीडर नहीं करते और गौश को बजर्स कम दिए, तो आपके इस पे क्या कटाक्ष है? गौश जो करता है ना अभी राइट नाउ पूरे एशियन कल्चर में उतना बेहतरीन कोई नहीं करता है। उसके एक एक लाइन में सेंस है। वो सिर्फ चौपर जाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता है। उसके एक एक लाइन एक एक वर्ड में मतलब है। अगर गौश को कोई भी ये बोलता है ना कि तुम तेज मत करो, वो गलत है। उल्टा लोगों को एजुकेट करना चाहिए हमें खड़े होके कि ये भी एक तरीका है हिप हॉप का, एंड यू शुड अंडरस्टैंड इट। And I think Ghosh chose the most revolutionary way to get back at it. Dumb it down. डम इट डाउन। हाँ, बट एट द सेम टाइम रोहन करेपा कौन है? व्हाट स्किल सेट डू यू हैव? व्हाट आर यू? Musical understanding of rap. वो मेरे ताऊ को भी है, सुनो क्या उनकी बात। डीएमसी को नहीं बोल सकते, तो वो जज है, उसको वहां बैठाया गया है उसके लिए, वो उसका ओपिनियन है। तुम्हें जज बनाया नहीं बनाया, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें कुछ और नहीं आता करने। तुम वो मोहल्ले की आंटी हो जो नुक्स निकालता है लोगों को, समझे? यू आर नो बडी, यू शुड नो दैट यू आर नो बडी। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होगा, बहुत कुछ भी होगा, बट मैंने देखा है कि आपने जितनी भी बातें की हैं, आप एपिसोड्स के रिव्यूज देखते थे? नहीं, मेरे को क्लिप्स आते थे उसके। मैं बोलता हूँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू चीजों में, मेरे काम बहुत अलग है लाइफ के। आपने गौश को बोला वो कंपास की तरह घूमता है एक स्टेज पे, वो चॉपर कर रहा है, कितनी सांस जाती है तुम्हें आइडिया है? एस्थमेटिक पेशेंट है गौश। तुम्हारा मुंह से बोल देना बहुत आसान है, तुम समझ रहे हो? वो चॉपर कर रहा है, मतलब सांस लेने की जगह नहीं है, एंड यू वांट हिम टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज। तितली बन के उड़ेगा क्या वो स्टेज पे? ये जो वर्ड है ना कटाक्ष, ये करना बहुत आसान होता है उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता। जिनको आता है ना वो बैठ के सोचते हैं कि क्या बोले, ठीक है? और हो सकते हैं कि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जाते हैं इनसे लिरिक्स चेक करवाने और इनसे पूछने कि भाई कैसे करें। मैं हंसता हूँ आर्टिस्टों पे जिसके पास जाते हो। फॉर मी वो रैप बॉट, दे आर नोबडी। तुम कुछ नहीं हो। तुम एक, जिसने बाइक बनाई है ना, जो बाइक बेच रहा है, वो एक जीनियस आदमी है। तुम महज एक रिपोर्टर हो जो खड़े होके कहता है इसके अलॉय व्हील में ऐसा है, इसके इसमें ऐसा है, लेकिन तुम्हें वो गाड़ी चलाने की भी औकात नहीं है। तुम उस गाड़ी को छू नहीं सकते। सिर्फ गौश नहीं, आप जितने भी उसके रिव्यूज हैं, आप जो भी मेरे पास आए, मेरे पास गौश का आया था तो मैं बहुत, क्योंकि गौश गौश 100 RBH रैप आईडी शेनबी, मैं इन लोग को बहुत दिल से मानने लगा हूं, तो इट हर्ट्स मी, ठीक है? ये लिरिक्स बोलते हैं, शेनबी के लिरिक्स को कितनी बार इन्होंने दिखाया? शेनबी के लिरिक्स क्या वीक हैं? नहीं, ऑब्वियसली। कितनी बार करियप्पा ने तारीफ की शेनबी की कि भाई क्या लिरिक्स लिखे हैं? Why only few artists got that big timeline in their video? वो कहते हैं ना कि किसान को जोतना और बाप को जोतना नहीं सिखाने का। इनको कुछ नहीं आता। ये क्या है? ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको हम हमेशा इग्नोर करते आए लाइफ में। आवाज, ठीक है? और मैंने जो ये जवाब दिया इसलिए दिया क्योंकि डीएमसी को मैंने कहा था, क्योंकि डीएमसी को अगर कोई सोचता है ना कि वो हिप हॉप में क्या है या क्यों है, वो स्पाइन है। मतलब दैट गर्ल ना,
उसके पास रीढ़ की हड्डी है, वो स्टैंड लेती है, जिसके लिए हिप हॉप है। तुम्हें उसका म्यूजिक समझ में नहीं आता, दैट्स योर फॉल्ट बाबा, दैट्स योर फॉल्ट, इट्स ओके। बट एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन, वो स्टैंड लेती है। तो आप उसके, और मैंने डीएमसी से बोला भी है कि फॉर लाइफ डीएमसी तुम्हारे साथ, फॉर लाइफ टिल द ग्रेव। और तुम ये देखो कि अभी तुम्हारे सामने खड़े होकर करियप्पा की, और ये मेरा चैलेंज है, मैं किसी की भाई, वो बहुत शांत आदमी है, बट ये जो क्रिटिक है ना, और दोगले क्रिटिक, कल को तुम्हें पैसा मिल रहा था जिस चीज से, तब उसकी तारीफ कर रहे थे, आज पैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी बुराई कर रहे हो। तुम्हें 16 के 16 आर्टिस्ट में पोटेंशियल नहीं दिखा, विश में पोटेंशियल नहीं दिखा, किस में पोटेंशियल नहीं दिखा? तुम हिप हॉप कर रहे हो, फिर जो गाना गा के जा रहे हो उनकी तारीफ कर रहे हो तो, और तुम्हें पोटेंशियल नहीं दिखा। अरे यार, चूतिया। तो तीसरा कटाक्ष है कि लोग कहते हैं कि हसल 3 इंडियन आइडल से कंपेयर हो रहा है, कमर्शियल साइड ज्यादा शो हो रहा है हसल 3 में। मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है, कौन सुनता है कमर्शियल गाने? पैसा कौन लाके देता है हमें टू सर्वाइव एंड कंप्लीट आवर डेली ना? मास ऑडियंस। मैं कह रहा हूं, मैं आज ये दावा करता हूं, तुम्हें पता वहां पर जितने 20 आर्टिस्ट आए थे, 20 में से कुछ बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, बहुत अच्छे पोजीशन पे। तुम्हें बाहर से लग रहा है, तुम्हें बाहर से लग रहा है। यही ऑडियंस ना जो क्रिटिक कर रही है कि इंडियन आइडल है, क्यों नहीं सुनते अंडरग्राउंड रैप्स, क्यों नहीं आते तुम शो पे, क्यों नहीं पैसा खर्चा करते नए आर्टिस्ट पे? तुम्हें ही सुनना है ना भाई, तुम ही सुन रहे हो ना जाके, और कौन सुन रहा है? इट्स लाइक तुम जाके मनोज वाजपेयी से कल बोलोगे कि भाई आप इतनी अच्छी मूवीज करते थे पहले, अब आप चूतिया मूवीज क्यों कर रहे हैं कमर्शियल? क्योंकि तुम अच्छी मूवीज देखने नहीं जाते हो थिएटर उनकी, तुम पायरेट करके देखते हो। उनको भी तो पैसा कमाना है ना। नसीर नसीर सर को कभी ना कभी तो वेलकम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी आर्टिस्टिक फिल्म देखने तुम नहीं निकलते अपने बिस्तर से भाई। तो ये बोलने से पहले ना मेरी जान, मैं कह रहा हूं पहले टिकट खरीदो 4 बार, पहले उस लायक बनो कि हाँ मैंने इस आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था, जो जिसको कोई नहीं सुन रहा था। तुम एक स्पॉटिफाई तो क्रैक खरीदते हो, उस पे तो व्यूअरशिप देने में तुम्हारी हालत खराब होती है। एक आर्टिस्ट को तुम इतने साल से सुन रहे हो, या तुम्हारे ही पॉडकास्ट को 100 बार वो देखेंगे रील्स पे, लेकिन उनको एक सब्सक्राइब करने में या फॉलो करने में उनकी जान निकल जाती है। ये तुम्हें बताएंगे कि कंटेंट क्या बनना चाहिए? तुम पहले उतने लॉयल तो बनो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। मेरा मतलब समझो कि वहां मीटो राइड आया था, 100 आरबीएच खड़ा है, रैप आईडी खड़ा है, शेन बी खड़ा है, गौश खड़ा है, उदय खड़ा है। हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट फ्री स्टाइल आर्टिस्ट खड़ा था वहां पर। मैंने काला धागा इसलिए गाया क्योंकि मुझे पता था कि रील उस पे बनेंगे, और मुझे नेशनल टेलीविजन मिल रहा था ये करने के लिए। तुम मेरा टेक ओवर 2 से 2 जाके सुनो, तुम मेरा किंग सुनो, मेरा फकर है सुनो, जहां मैं कह रहा हूं फकर है, फकर है। बोले तो पोइनाच किधर है, अपन जिधर है मचा रहे लगातार है, साथ वाले वो बाकी इन खबर है। लेकिन तुम नहीं सुनते हो गाने, तुम शेयर नहीं करते हो गाने। तुम गाने सुनते हो, काला धागा तेरे पैर बेच लगता करार रहा बनाऊंगा मैं। मेरे को एक फ्रेम मिल रहा था नेशनल टेलीविजन का, वहां हर 20 इंसान को नेशनल टेलीविजन का एक फ्रेम मिल रहा था। वो क्यों कमर्शियल नहीं आएगा भाई? कृष्णा भाई आज से अच्छे नहीं है।
एक पूरी लेबल को काम करना पड़ जाता है एक इंसान को बनाने के लिए। तुम इतने ब्रोडावी कहाँ है? ब्रोडावी आज भी, मतलब मैं उनके गाने सुनता हूँ, मैं आज भी इंस्पायर होता हूँ उनसे। इंडियन ऑडियंस, साउथ की ऑडियंस इतनी प्यारी है ना भाई, इतनी प्यारी है ना, मतलब वो आर्टिस्ट बनाते हैं। आप खुद सुन रहे हो, आप आपको नहीं आना देखने, आपको जाना है वरुण धवन की मूवी देखने, चाहे कितना भी चूतिया स्टोरी हो, आपको पता है ट्रेलर से लग रहा है झाटू है मूवी, अब जाओगे वो देखने। लेकिन आप नहीं जाओगे। इरफान खान अगर अगर होते आज दुनिया में और उनकी एक मूवी आ रही होती जिसमें वो मेन हीरो होते, आप नहीं जाते वो देखने। जब तक वो साइड में, तब तक आपको अच्छा लग रहा है। वो मेन आ जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगा और आप बोलोगे एक्टर क्यों नहीं है अच्छे, नहीं जाते आप। आर्ची, आर्ची देख रहे हो ना आप जाके, आप नेटफ्लिक्स पे सबने देखी ना आर्ची एक बार, सबको पता था ना ट्रेलर देख के कि चूतिया होगी, देखा ना सब। वो शोबाजी सबको पसंद आती है। भाई मैं कह रहा हूँ कि सुहाना, शाहरुख खान की जो बेटी है, आज से 5 साल पहले मैंने देखा था, उसके मिलियन फॉलोअर्स थे। क्यों थे? क्या कर रही थी वो? कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी भाई, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ क्रिएटिव डाल भी रही थी, ना मेकअप ट्यूटोरियल, कुछ नहीं कर रही थी, वो कॉलेज में पढ़ रही थी, उसके मिलियन फॉलोअर्स थे। क्यों थे? शाहरुख खान की बेटी। फिर आप बोलोगे कि शाहरुख खान की बेटी को क्यों लिया मूवी में, क्यों ऐड मिल रहा है? वो तो है, जो दिखता है वो बिकता वाला। आप ही देखते हो इसलिए वो बिकता है, मेरा क्या कहना है। जो दिखता है वो बिकता नहीं है। देखते भी हम ही लोग हैं, ऑब्वियसली। आप कंटेंट अच्छा देखोगे। अनुराग कश्यप क्यों डेट में है? अनुराग कश्यप की इतनी अच्छी मूवीज होती हैं, आप रिलेट करते हो, रेजोनेट करते हो, जब आप नशे में रहते हो तब भी देखते हो, जब होश में रहते हो तब भी देखते हो। थिएटर में क्यों नहीं जाते हम देखने? कमर्शियल नहीं। फिर थैंक्स फॉर द आंसर। आज क्या लास्ट कटाक्ष सेगमेंट का क्वेश्चन, कि यूजुअली हम लोग देखेंगे कि हसल पे हर साल ही कंटेस्टेंट्स आते हैं, फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 3 15 16 20 कंटेस्टेंट्स आते हैं, बट 1 2 3 कंटेस्टेंट्स ही ऐसे हैं जो पोस्ट हसल अपना फेम रिटेन कर पाए। तो व्हाई डू यू थिंक दैट ब्रिज इज देयर, कि किंग और बेला या फिर एमसी स्क्वायर जैसे आर्टिस्ट आज भी रेलेवेंट है, पैंथर हो, पैराडॉक्स, बट सीजन 1 में और भी आर्टिस्ट आए थे या सीजन 2 में और भी आर्टिस्ट थे जो अब रेलेवेंट नहीं है, या अब म्यूजिक उनका उतना पसंद नहीं किया जा रहा। श्लोक आया था मेरे ख्याल से, श्लोका, yes, श्लोका सीजन 1। सीजन 1, एक ब्यूटीफुल हिंदी राइटर जो बहुत प्यारा लिखता है। अगेन हम प्रीवियस सवाल का जवाब जो है यही है, आप नहीं सुनते हो। अब श्लोका कल को कमर्शियल लिखने लगेगा, मान लो एक दिन तो आई थिंक श्लोका का भी सबसे हिट गाना गर्दा उड़ेगा था। गर्दा उड़े। मैं नहीं चाहता कि कभी भी भाई अपनी राइटिंग डाउन करे, बट एक पॉइंट तो भाई, भाई कितने दिन भूखे रखोगे मुझे सुनने से पहले? और जब मुझे पता है कि भाई रास्ता आसान ये है, मुझे पता है, जब मैं कितने दिन उसे नजरअंदाज करूंगा, कितने दिन में अहंकार, अपने प्रिंसिपल, अपने उसूल, अपने उसमें रहूंगा कि अरे नहीं यार मुझे तो बहुत क्रेजी लिखना है, कितने दिन मैं भूख झेल पाऊंगा? अरे यार 10 साल हो गया एक चीज को करते हुए, 10 साल। मेरे शोज पे लोग आए हैं, मैंने फ्री स्टाइल में उनको पूरे पूरे गाने सुनाए, वो पागल हो गए, रोने लगे हैं। लेकिन आप वापस जाके किसी और को ही सुन रहे हो बाबा। वो जो आर्टिस्ट आके किसी बॉलीवुड गाने पे कवर करके जा रहा है, उसको आप फॉलो पहले कर रहे हो। एक आदमी जो ओरिजिनल आपको सुना रहा है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, आप कह रहे हो अरे यार मस्त तो था, बस एक्सपीरियंस की तरह ले रहा हूँ। एक्सपीरियंस की तरह ले रहे हो। तो अब वही है कि आपका जवाब उसमें है कि एक आर्टिस्ट, देखो हमेशा ये याद रखो कि एक आर्टिस्ट सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी की वजह से चलता है, गाना सेकेंडरी रहता है। परसोना बिल्डिंग, आई थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल डीएचएच में तो कृष्णा ही है, कृष्णा भाई, कि उनका परसोना वैसा बना हुआ है और ही हैज स्टेड कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टर। यस। तो इसलिए आई थिंक उनके नंबर्स भी इतने अच्छे हैं, क्योंकि पीपल रिलेट टू द पर्सनालिटी। लेकिन बहुत टाइम बाद हुआ है। हाँ,
उनका तो वनवास ही हो गया 14 साल का। हाँ मतलब वो कब से है यार, और तब से अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है हमने एमटीवी पे उनका गाना सुना था, तब से वो अच्छे हैं, तुम समझ, सॉरी VH1 पे, तब से वो अच्छे हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में अच्छे हुए हैं या लास्ट 5 इयर्स में उन्होंने बहुत खतरनाक लिखा है। नहीं, वो 6 साल पहले भी खतरनाक लिख रहे थे, 7 साल पहले भी खतरनाक लिख रहे थे, 20 साल पहले भी खतरनाक, 15 साल पहले। या जब वो इंग्लिश में कर रहे थे तब भी खतरनाक कर रहे थे। ठीक है, बट वही होता है कि आप नहीं सुन रहे। जब वो रफ्तार भाई, वो बाकी सारे DHH एक साथ कोलैब हुआ, आपने फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा कि अरे रफ्तार के साथ कोई आया है, उसके बाद आपने पकड़ लिया, फिर एमिवे और कृष्णा का बीफ हुआ, फिर आपने पकड़ लिया। क्यों आपको इतना कलिश, क्यों आप डायरेक्ट नहीं जा सकते उस आर्टिस्ट के पास देखने के लिए उस आर्टिस्ट की क्या कैलिबर है? अभी जैसे, अभी मैं ये चीज बोलूंगा, लोगों को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा पता नहीं, मार है सब, लेकिन अगर एमिनेम है तो पिटबुल है, पिटबुल है तो स्नूप डॉग है, स्नूप डॉग है तो DRE है, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक जगह लॉजिक भी चल रहा है, NF भी चल रहा है, जॉन और लूकस भी चल रहा है। NF की म्यूजिक आप इंडिया में इंट्रोड्यूस करे एक हिंदी आर्टिस्ट, NF का जो म्यूजिकलिटी है, टेक्निकलिटी है, फुल वॉयलिन एंड ऑल एंड वेरी सीरियस बार्स, मुझे दिखाए कितना टाइम लगेगा उसको बढ़ने में, मैं अभी 10 साल लिख के दे देता हूँ हाथ पे। 100%, 100% एग्री। अभी तला अंजुम हिंदुस्तान में सब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में तला अंजुम हमारे पास फरहान भाई हैं, फरहान खान। क्यों, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार मैं भी बोलने जाऊंगा तो मैं, और एक्चुअली तलहा अंजुम भी डाउनो सेट डस्क और ऐसे कमर्शियल गानों से ही बहुत पॉपुलर हुए, वरना जब वो जवाबे शिकवा और क्वारंटीन कर रहे थे तो हिप हॉप ऑडियंस ही थी उनके पास। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर आप मत बोलिए आके कि कमर्शियल क्यों कर रहा है। और जो ये हिप हॉप ऑडियंस है बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ आप एक बार बैक सीट पे बैठिए, फ्रंट राइड मत करिए, तुरंत कमेंट करने मत आइए। एक बार बैक सीट पे बैठिए और एक बार सोचिए कि क्यों हुआ होगा, ये क्यों किया होगा। देयर माइट बी अ रीजन अटैच्ड टू इट। आप अगर बोल रहे हो कि कमर्शियल गाने क्यों कर रहे हैं हम एक हसल जैसे स्टेज पे, क्योंकि लास्ट ईयर चेहरे नहीं चला है, रोम रोम चला है, जादूगर चला है, सेक्सी लग रहा था चला है। कहाँ पे हूँ विकेट सरी का ही चल। आप खुद देख लीजिए ना कौन से गाने चले, आप ही ने चलवाए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आर्टिस्टों ने जाके पैम्पलेट बांटा था, नहीं, आपने चलवाए हैं गाने, आपको अच्छे लगते हैं वो गाने, आपको नहीं समझ में आता सीरियस लिखाई। क्यों? क्योंकि आप सब अनपढ़ हैं अभी, आप लिटरेचर से दूर हैं, आप लैंग्वेज से दूर हैं, आपको इधर उधर की बात सुननी है, व्हाट्सएप पे आए मैसेजेस को एक्सेप्ट करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वो सच है। आप सब के सब मंद हो चुके हैं। आप पहले थोड़ा पढ़िए, हिप हॉप आप फॉलोअर्स हैं, आप हिप हॉप के बारे में पढ़िए। आप देखिए कि एक आर्टिस्ट जो स्नूप डॉग की लाइन है, थ्री टू अ टू टू अ वन टू अ नो, कुछ ऐसी लाइन है। इस लाइन में हम मीनिंग नहीं ढूंढते, ये लाइन वाइब क्रिएट करती है। लेकिन जब एमएनएम कुछ लिखता है तो हम उसमें मीनिंग ढूंढते हैं। लेकिन जब एमएनएम लव द वे यू लाई लाता है तो वो उस पे भी कमर्शियल जाता है, वो उस पे एस लाइक दैट पे कमर्शियल ही जाएगा, वो एस लाइक दैट पे रैप गॉड नहीं लिखेगा। तो आप समझिए कि आप एक बार खाली पीछे बैठिए और 10 सेकंड दीजिए अपने दिमाग को जो बंद हो चुका है कि मैं चलाता हूँ इसे। मैं पिछला कमेंट देख के कमेंट नहीं करूंगा। आधे से ज्यादा इंडियन आइडल वाले जो कमेंट है वो आपने इंस्टाग्राम के रील देख के किया। और रील पे चैनल क्यों डालता है कोरस? क्योंकि उनको पता है कि ये ट्रैवल करेगा। एग्जैक्टली मैं अभी हासिल की एक रील देख रहा था, मृणाल शंकर का मॉमी इश्यूज गाना था, और उसका कोरस ऑब्वियसली ब्लूज के साथ उन्होंने किया है विद अ सिंगिंग कोरस, बट वर्सेस में रैप है। लेकिन लोगों ने कोरस सुना और उस पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं ये रैप शो है, रैप है। दिमाग नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम दिमाग का है। और आई एम सो सॉरी टू से बट ये रियलिटी है, ठीक है। किसी को बुरा लग सकता है मेरे लाइन से। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे आके बात करिए जब आपने एक भी किताब पढ़ी है।
आप मुझसे आगे बात मत करिए अगर आप किसी और की सुन के। और किताब पढ़ना ये नहीं है कि बुक, एक भी चीज जो आपने अपने दिमाग से सोच के उग जाइए। ये नहीं कि परदादा कह रहे थे ये करना है तो करना है। क्या आपने बैठ के सोचा क्यों करना है? क्या आपने बैठ के तर्क ढूंढा? तर्क मतलब रीजनिंग होता है, नहीं पता होगा लोगों को। तर्क मतलब रीजनिंग, रीजनिंग ढूंढा उसमें। क्या आपने ये समझने की कोशिश की यार कि चल यार वो तो ये कर रहे थे बट आज तो समाज बदल गया है, आज तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी बंदी काम पे जा रही है तो मैं शायद उसको कपड़ा पहनने से, छोटा कपड़ा पहनने से नहीं रोक सकता। आपने सोचा एक बार भी? आपने सोचा कि आपका जो छोटा भाई है या आपकी जो छोटी बहन है, आप उनसे कोई भी बात कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपको उनसे वही वाला रिश्ता रखना है। रिश्ता क्या है बेसिकली? रिश्ता इज कि मुझे ईज है, मैं अपनी चीजें बता सकता हूँ, व्यक्त कर। तो आप मेरे फैन हो, मेरा आपसे एक रिश्ता है। आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे, मेरा कोई गाना पसंद नहीं, आप लिख सकते हो यार कोट भाई आपका गाना बहुत फालतू था, जैसे मैंने ख्याल के लिए खुद बोला ना। एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है मैंने क्या खराब किया है। आप मुझसे बोल सकते हो, यू कैन ऑलवेज कम डीएम करो कि यार भाई बहुत खराब गाना था भाई, आपका पोटेंशियल इससे अच्छा है, यू नो, या बहुत टट्टी गाना था, ये भी लिख दो, चलेगा मुझे। बट गाना सुनो पहले। 4 लोग लिखे हैं इसलिए हल्का सा एक हुक सुनकर अरे ये क्या है मत करो। मॉमी इश्यूज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स है, 100%। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स। अमीरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स मृणाल शंकर ने बनाया, ठीक है। अमीरी इतना पावर ड्रिवन ट्रैक है जिसका कोई हिसाब नहीं है। गॉश का स्पिटेड बैक, वो तो हाँ, आईडी का देवी, स्कैम, ठीक है, सियासत में क्या वो मिलावट है। 100 RBS का तो एक से एक ट्रैक, सारा का ट्रैक उठा लो, हाँ, ठीक है, हिस्टोरिक डॉन उठा लो, सब उठा लो, अमरावती का पोटरा उठा लो, तुम्हारा ये उठा लो, अंधेरे में उजाला, कुछ भी उठा लो, उदय, चैम, जीनियस, शन भी, रूबीना उठा लो, उसके आगे का गाना है उसका नाम नहीं याद मुझे, वो उठा लो, ठीक है, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। JK02 उठा लो, उसके बाद अभी जो गौश के साथ उन्होंने किया जनाजे, वो उठा लो। दैट वाज अ मॉश पिट। या आर्टिस्ट तुम, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप शनवी को साइडलाइन इसलिए रखे हो, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, साइडलाइन इसलिए रखे हो क्योंकि शनवी आपको दिखता नहीं है सेलेबल, उसकी आर्ट है। आप ही को चाहिए वो चूतिए जो गले में चेन लटका के एकदम ब्लिंग मार के टोपी डाल के फ्यू फ्यू करके बात करे, चूतिया गाना बनाए, और उसके फिर आप पूछोगे कि दुनिया चूतिया गाना क्यों बना रही है और दुनिया ऐसी क्यों? क्योंकि आप अनंत चूतिए, आपको ही पसंद, आपको झूमर पसंद है तो लटकाएंगे भाई हम, हमें क्या है। So with this, we have come to the end of Katak segment. I think that was a very, I think controversial भी था थोड़ा, obviously, but सच हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है यार, सच। और कंट्रोवर्शियल क्या है? it was blunt. हाँ, बुरा लगेगा लोगों को, बट मुझे हिप हॉप ने यही सिखाया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है। मैं मेरे दिल की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकली बात कर रहा हूँ। आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आपका कोई हक नहीं, आपको जो मन है वो करिए। सो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, हसल का ऑडिशन प्रोसेस क्या होता है? यार प्रोसेस ऑफ ऑडिशन ना मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब फर्स्ट फर्स्ट स्टेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कॉल्स आते हैं हमें MTV हसल की तरफ से, फर्स्ट कॉल आता है कि दैट वी द हसल। after you send your entries at JioSaavil. नहीं 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 नहीं, तब पहला कॉल एक आता है शायद, वो कॉल आपके प्रोफाइल, तो बेसिकली हसल की रिसर्च टीम बहुत वास्ट है। वो पहले पहले ही वो छाट लेते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग, Okay. हाँ। सो वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान स्पैम करे वीडियो से, मतलब बहुत सारा आ जाएगा ना, उनको 3 महीने में खत्म करना रहता है वो। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो खुद रिसर्च करते हैं, एक सर्टेन एक सेट ऑफ 1 लाख 2 लाख जो रैपर्स है, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब, फेसबुक, उसके पर्सनल इंटरव्यूज, उसका पर्सनल इवेंट। लोग, मतलब हो सकता है अगर आप एक रैपर हैं और आप शो कर रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है हसल का एक बंदा वहां खड़ा हो और आपको देख रहा हो, ठीक है। उसके बाद एक 30,000 से 20,000 का एक कैप बनता है,
उस कैप में कॉल आता है कि आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हो। तो फिर एंट्रीज भेजने का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि अभी जियो सिनेमा पे हो गया। पिछले साल कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा। 30,000 से 20,000 नंबर ऑफ रैपर्स के लिए। हाँ, जिन्होंने एंट्रीज डाली थी, अपनी वीडियोस के एंट्रीज डाली थी, जिसमें से ये टॉप 20 चुनता है। हाँ, वो टॉप 20 चुनने के क्राइटेरिया बहुत है, का प्रेजेंस क्या है, अब बात कैसी करते हो। तो उसमें तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा टीवी इंडस्ट्री, व्हाई इट इज अ टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि वो जैसे मेरे बाप भी कंज्यूम करते हैं। तो आई कैन नॉट से अ वर्ड लाइक, आई कैन नॉट यूज अ वर्ड लाइक कि आके डालू चाकू तेरे पेट में और अतड़ी निकाल लूं, क्योंकि एक 3 साल का बच्चा भी देख रहा हो सकता है अपने बाप के साथ बैठ। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ वर्ड्स, बहुत लाइट हार्टेड अच्छे वर्ड्स भी है, बट आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्रॉस नहीं करे। आपके वर्सेस किसी चेक राउंड के पहले जाते हैं बिफोर यू परफॉर्म इट एट द स्टेज। यस यस यस, बहुत सारे चेक्स होते हैं उसमें, बहुत चेक्स होते हैं। हमें लास्ट मोमेंट पे भी हमें आता है कि ये पर्टिकुलर लाइन आप नहीं बोल सकते लास्ट मोमेंट पे। जैसे मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि 10 साल से पढ़ी नहीं, मैंने सुनी किसी की आवाज नहीं, 10 साल से पढ़ी मैंने एक भी नमाज नहीं। और ये मैंने 10 साल से पढ़ी, मैंने नमाज नहीं करी है। फिर किसी को बुरा लग सकता है कि क्यों नहीं पढ़ी, मैंने बोला क्या बकचोदी है, क्यों लगेगा किसी को बुरा, मैंने नहीं पढ़ी। बट हाँ होता है, क्योंकि अगेन एज ए सेड कि इतना फ्रजाइल हो चुका है लोगों का ईगो, माइंड, उनके इमोशंस, आप कोई भी चीज बोल के हर्ट कर सकते हो ना। तो जब आप फ्री स्टाइल कर रहे थे स्टेज पे, तो व्हाट अबाउट द चेक्स? अरे भाई पड़ गई थी। दैट वाज अ विन फॉर मी, क्योंकि मैं नॉर्मली जब फ्री स्टाइल करता हूँ, बिकॉज हम लोग हमेशा बाहर फ्री स्टाइल किया ना, लोग इसकी माँ के इसकी बहन की बोलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था। वहां पर मैं गैंग टाइप वर्ड नहीं यूज कर सकता, या कुछ बहुत ब्रूटल नहीं बोल सकता। गैंग वर्ड भी। हाँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके। हाँ, तो मैं लेके चला गैंग, मारने वाला सब की नहीं बोल सकते, ये गैंग मेरा काफिला बोल सकते। एसेंस भी कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो लेकिन मैं तो अवॉइड करूंगा ना वो, आई एम फ्री स्टाइलिंग, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि आई हैव टू राइट इट एंड देन आई हैव टू थिंक अच्छा इसको एलिमिनेट करना है और इसकी जगह क्या है। दैट वाज अ विन फॉर मी, क्योंकि मैंने मतलब मेरा दिमाग उस दिन बहुत सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा था। मतलब उस दिन जो हो रहा था वो बहुत क्रेजी था, क्योंकि मेरा मेरा फोकस राइम्स पे तो था ही, मेरा फोकस ये भी था कि मेरे को तर्क भी बनाना है, रीजनिंग भी होनी चाहिए इसमें, और मेरा फोकस ये भी था कि वर्ड्स गलत नहीं हो सकते। और एट द सेम टाइम मैंने म्यूजिक को फर्स्ट टाइम सुनी थी, तो मेरे लिए वो 4 चीज बहुत क्रेजी था। मुझे पता नहीं था पॉज क्या है। तो तुमने देखा होगा तो एक पॉइंट पे आके मैं कहता हूँ ये दिस इज मी पोएट शेफ, मुझे लगा था कि म्यूजिक खत्म होने। और फिर एक्चुअल जब आपने गाना खत्म किया कि एक दिन आपके साथ हाँ, तब मुझे लगा था कि थोड़ा होगा वहां, तो लेकिन वो खत्म हो गया था। आवारगी में भी यही हुआ, मुझे लगा कि अब हिट होगा तो मैं आवारगी गाऊंगा, बट वो आया नहीं। बट मैंने वो फिर खत्म कर दिया, क्योंकि वो छोड़ते नहीं अपन बीच में। तो वो 3-4 चीजें बहुत बड़ी वो थी। और एक तो मैं बैटल के टाइम बहुत गुस्सा था, गुस्से में फिल्टर करना मुझे उस बैंग बैंग, हाँ, गुस्से में फिल्टर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। गुस्सा बिकॉज ऑफ स्कोरिंग या टॉप बॉटम? ये नहीं बोलूंगा मैं, गुस्सा था लेकिन। हाँ। एक लास्ट चीज मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि आवारगी में आपने बोला है कि है आखिरी ये दिन तो फ्री स्टाइल भर देंगे, तो क्या ये आपने मेकर्स को बताया हुआ था कि आवारगी आधे वर्ष के बाद फ्री स्टाइल? नहीं, ये बेसिकली जो लिरिक्स शीट स्क्वाड बॉसेस के पास थी उसमें आवारगी के लिरिक्स थे, बट देन यू डिसाइडेड टू गो हाँ गो फ्री स्टाइल। क्योंकि मुझे वही कहता है ना, मरने से पहले आपको इल्म होता है कि जान जाने वाली है। इंसान बहुत ब्यूटीफुल माइंड है हमारा, हमें पता होता है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, हम इग्नोर करते हैं, वो अलग चीज है। या हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा और करके देखते हैं क्या होता है, बट पता होता है हमें। उससे 2 दिन पहले ही आई टोल्ड आरबीएच कि यार मेरा मन नहीं कर रहा,
मैं बहुत ही सैचुरेट फील कर रहा हूँ। एंड मैं आर्ट बना ही नहीं सकता इस तरीके से कि एक हफ्ते में लिखो परफॉर्म करो, हफ्ते में लिखो परफॉर्म करो। यू नो, इट नीड्स टाइम टू क्रिएट दैट थिंग। भले मेरे गाने 5 मिनट में बन जाते हैं, बट वो 5 मिनट में गाने रिलीज नहीं करता मैं उस पर बहुत थॉट प्रोसेस रहता है मेरा, सोचता हूँ मैं बहुत। अभी मैं नया गाना बना रहा हूँ जिसमें रेगेटन बीट है, कोरस का वाली है, रैप है, और एंड में कुछ अलग ही ड्रॉप दे दिया है मैंने, इसकी माँ का ईडीएम टीडीएम करके ड्रॉप दिया है। तो रेगे, रैप एंड ईडीएम कवाले। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता कि लोग कैसे इसको परसीव करेंगे, बट मेरे लिए वो जगह है यार कुछ क्रिएट करने की। आई कैन नॉट बी लाइक ये कर ऐसे। स्टार्टिंग में तो चलो आप उसमें रहते हो, आपके पास ऑलरेडी कुछ गाने रहते हैं, कुछ बनाने रहते हैं। अब एकदम से नया 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 हर हफ्ते नींद नहीं हो रही, पूरा दिन आप शूट कर रहे हो ये, और बाकी लोग ऑलरेडी गाने बना के रखे हुए हैं। मैं वैसा हूँ कि मैं जल्दी गाने लिखता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तब तक गाना मत लिखो जब तक कि कुछ गाना खुद न निकले। हाँ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे को, और मेरे को मजा नहीं आ रहा था लिखने में। बैक स्टेज सीन क्या होता कि स्क्वाड बॉसेस दे हेल्प यू? या तो जैसे डिनो भाई का, जैसे ट्यूसडे को वो होता था, ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे ख्याल से डिनो भाई का मैसेज आता था कि गाना रेडी हो गया, जल्दी भेजो। वी यूज्ड टू सेंड हिम, वी यूज्ड टू लाइक, अच्छा ये पॉइंटर्स हैं, ये थोड़ा देख लो, इसमें थोड़ा देख लो, देखो इसमें ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, बस और हसल शूट कौन सा दिन होता है? बिकॉज इट एयर्स ऑन सैटरडे एंड संडे। हाँ, पता नहीं ये बताने की लिबर्टी है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं। हाँ, तो बेसिकली हर हफ्ते एक अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि हर हफ्ते एक नई थीम होती है। उसके हिसाब से आपको एक हफ्ते के अंदर गाना बनाना है, रिलीज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो बहुत हेक्टिक होता होगा। तो हाउ डू यू मैनेज कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको माइंड स्विच करना है, अपने दूसरे मिडिल स्टेट पे जाना है? आप बार फेस्ट से जोन फ्लिप में जा रहे हो। मैं तो गया ही नहीं ना, मैंने तो वही किया जो मुझे मन था। मतलब मेरे लिए वो बार फेस्ट से जोन फ्लिप जाना नहीं था, मेरे लिए एक अच्छा गाना देना था मुझे। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि फ्रेंडशिप एंथम में लिरिक्स खराब है, तो मैं उसको बोलूंगा लिरिक्स शीट लेके बैठो और मुझे बताओ क्या खराब है। मैंने एक कहानी लिखी है उसमें, उसका कोरस सुन के उसको निगलेक्ट मत करो, उसके वर्स को एक बार ध्यान से देखो और देखो कि क्या लिखा है उसमें। वो एग्जैक्ट कॉलेज के किस्से हैं। यस, और इवन द कोरस में जो वो तू तू रू तू वो वाला पार्ट, दैट इज अमेजिंग। वो मैंने मैंने वो अच्छा गाना बनाया रिकॉल वैल्यू के साथ, बिकॉज आई गॉट अ नेशनल टेलीविजन टू गिव माई बेस्ट। मेरे बार्स मैं अब निकालूंगा, मुझे लिखना होगा ना, बार फेस्ट देना होगा, तो मैं अब निकालूंगा। तो मेरे लिए जो, मतलब समझ रहे, मेरे लाइफ के कुछ प्लान्स है, कुछ विजन है, तो मेरे लिए तो नहीं पता यार वो क्या चेंज था। मैं वही गाना लिखता था जो मुझे अच्छा, जैसे आवारगी पूरा चैनल बना कर रहा था कि मत करो आवारगी, इट्स नॉट अ वेरी ग्राउंड शून्य ट्रैक। हाँ, आई वाज लाइक आई नॉट, मेरे को अच्छा गाना करना है। आवारगी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कोरस, और उसके बाद फिर इट हैज अ वेरी स्लो एंड थॉट प्रोवोकिंग एक रैप है। जैसे उसमें एक लाइन आती है कि बन चुका मैं अंजुमन में अर्जुन, बान बिन कल्पना के छोड़ता नहीं। हमें वो लगता है अंजुमन ही लोगों को नहीं पता होगा कि अंजुमन क्या होता है, समझ रहे? तो वैसा कि मुझे एक अच्छा गाना देना था। फिर हाफ मिडवे आया तो मैंने सोचा यार लास्ट के लिरिक्स बचा लेते हैं, अगले बार काम आएगा, फ्री स्टाइल करते हैं, आखिरी दिन है, नेशनल टेलीविजन हर दिन थोड़ी मिलता है बेंचो। तो आपकी जो आपने लास्ट वाले में आवारगी में आपने फ्री स्टाइल किया जो, तो आपने उदय और विश को भी अलग से मेंशन किया उसमें। तो बैक स्टेज फ्रेंडशिप डेवलप होती है इन अ कंपटीशन जहाँ पे सब लोग compete करें टू विन। पता है इस बार का हसल सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि द हिप हॉप इज ऑल अबाउट ब्रदरहुड। आप एंटी तब जाते हो या आप
rebellious तब होते हो when you see that there is another gang who's preying on you, या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या they're trying to look down upon you. तब तुम जाते हो उस मोड में ऑफ कॉम्बैट, तब तुम लिखना शुरू करते हो वैसा. बट हिप हॉप इज बेसिकली अबाउट ब्रदरहुड. ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, द होल ईस्ट कोस्ट इज टुगेदर, द वेस्ट कोस्ट इज टुगेदर, पूरा एक एक डिट्रॉइट का एक अलग वो है, बट अभी कैसा है कि 20 20 के 20 इतने अच्छे इंसान है ना, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स. मतलब मैं गौश तो मुझे लगता है कि हर रात चिकन विंग्स खाए होंगे 3 बजे, हर रात. मैं और आरबीएच सुबह उठते थे तो या तो उसके रूम पे चाय आती थी या तो मेरे रूम पे चाय आती थी. मृणाल जब ऐसे मतलब थक जाती थी चारों तरफ से कि यार अब नहीं लिखा जा रहा, तो शी यूज्ड टू कम टू माय रूम कि यार पोएट मैं यहाँ बैठूंगी, बाकी सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं लिखूंगी. क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपना पीएस खेलता रहता था और हाथ चलता रहता था मेरा, तो हाँ बैठो कोई दिक्कत नहीं. हर कोई शन भी टेंशन हुआ, मुझे टेंशन हुआ, कहाँ है भाई, नीचे हूँ आता हूँ, दोनों बैठे हैं साथ में बात कर रहे हैं चीजों के बारे में. उनकी बेटी रूरू, उनका कॉल आता है, इतना हम लोग अच्छे से मतलब वी फील सो प्राउड दैट वी नो रूरू. रूबीना के हम पार्ट थे when the song was being written. being written. Everyone. Uday is a little bit of थोड़ा साइड रहता है because he is like that. मतलब वो जो हाथ ऐसे ऐसे करता ना, उसका दिमाग भी वैसी है. मतलब he cannot stay at a place for a very long time and think, या वो बात करते करते जोन आउट होके कहीं चला जाएगा. एक उदय और केडन भी, क्योंकि यार ये 19-18 साल के लड़के, they have a different approach towards life because they have been the new जेन है वो, तो उनका अलग अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ. उनको उन दोनों को, बट दे आल्सो सेट विद अस. तो ऐसा नहीं है कि नहीं बैठते थे, बट ये दोनों को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट था, ये दोनों को थोड़ा ढूंढना डिफिकल्ट था. बाकी ये जो बाकी जितने लोग थे ये सब एक दूसरे के साथ बैठते थे. बॉबी बॉबी मेरे रूम में कभी भी घुसता था, वो नॉक भी नहीं करता, फट से घुसेगा अंदर और किसी से बात करते रहेगा, आएगा बगल में लेट जाएगा. अब मैं लिख भी रहा हूँ तो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है वो. मतलब ऐसा है. वो बहुत प्यारा प्रिंस पाजी, बहुत प्यारे. मतलब प्रिंस पाजी की तो आवाज कभी मैंने हाँ सब ठीक है इससे ऊपर सुनी नहीं है एक्चुअली. मतलब वो ऐसे देख के भी बहुत ही अच्छे सीधे इंसान, सुलझे हुए, सीधे तो नहीं, सीधे भी है, सुलझे हुए भी है, वो बहुत अच्छे है. फिर कौन, जया. जया भी उतनी अच्छी थी. मतलब अब जैसे आर्टिस्टों पे एक प्रॉब्लम होता है ऑफ ईगो, कि मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं पूछूंगा भी दिमाग से, या मैं जाऊंगा जाके आगे वाले का पूछ के कुछ खराब करूंगा. ऐसा माइंड गेम्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. सब एक दूसरे के बैठ के साथ में होते. मतलब जब रूबीना लिखने से पहले मैंने शेन भाई को बोला था फर्स्ट डे, मतलब हम लोग मिले थे, ऐसे कुछ कुछ हो रहा था, कुछ गाने वाने करे, तो बोला शेन भाई आप जम्मू से एक कश्मीरी कोरस जरूर डालिएगा, वी शुड रिप्रेजेंट अपने प्रॉपर कल्चर को, एक कश्मीरी जरूर. और उन्होंने इत्तेफाक से रूबीना में वो डाला और वो इतना प्यारा लगा. बहुत तो बहुत तुम समझो कि मी एज एन आर्टिस्ट ना, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ जब वो रूबीना परफॉर्म कर रहे थे. तो मेरे लिए वो कंपटीशन थे ही नहीं. मतलब समझ रहे हो, मेरे लिए वो था कि यार शेन भाई रूबीना कर रहे हैं यार, मुझे देखने मिल रहा है यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ यार. जब गौश ने अभी डम इट डाउन किया था, मैं शायद डम इट डाउन के टाइम, मैंने डम इट डाउन अभी मेरे कार में बजाते हुए आ रहा था, जाऊंगा तो भी मैं आज सुबह ईयरफोन्स पे सुनते हुए आया. हाँ. मतलब एवरीवन इज सो लाइक, मैं उनसे मतलब मैं तो ऐसे भी नहीं करता ना आर्टिस्ट लोगों से, वैसे भी मेरा तू मैं नहीं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट ये वाले बहुत अलग थे. और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंडियन आइडल इज अ सॉन्ग अबाउट प्लेबैक सिंगिंग. यहाँ तुम्हें कंपोजर्स मिलते हैं, द पीपल हु कंपोज देयर ओन शिट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, ये अपना गाना बनाते हैं. हिप हॉप आर्टिस्ट, यस, जो हिप हॉप आर्टिस्ट है, देख अब उनके ट्रैक की टेक्निकलिटी कुछ भी हो सकती है. अगर आप मान लो कि बॉबी को या भाई को, मतलब क्या बोलते हैं, बुर्रा भाई को, अगर आप बोल रहे हो कि हिप हॉप नहीं है, तो फिर आप पोस्ट मेलोन को क्यों बोलते हो? आप पोस्ट मेलोन भी तो मेलोडिक ही कर रहा है ना, वो इंग्लिश में कर रहा है. आप इंग्लिश समझते हो ना उसको समझने के लिए, आप पंजाबी समझो ना इनको समझने के लिए, तब जाके बोलो कि इनके बार्स में दम नहीं था. हम तो सुनते हैं ना इन्हें.
हम तो साथ बैठ के समझे हैं ना लिरिक्स क्या लिखा गया है, हमें पता है। आप इंडियन आइडल बोलने से पहले आप समझो कि आप क्या देख रहे हो। हिप हॉप इज नॉट, आप पहले तो आपका नॉलेज कम है हिप हॉप का। आपके लिए हिप हॉप वो है कि टी शर्ट पे टूपाक बना तो हिप हॉप। ये करते हैं। हाँ, टूपाक कौन क्या क्यों नहीं पता। टूपाक ने सिर्फ गैंगस्टर्स गाने नहीं निकाले, ही स्पोक ऑल अबाउट वुमेन, ही स्पोक ऑल अबाउट सोसाइटी। ही वाज नॉट जस्ट अ रैंडम गैंगस्टर, he has that gangster vibe, but he used to write about the society, about the freedom of his own people. He was writing about women. अब देखिए ना, आप सुनिए तो पहले उसके सारे वो गाने, आप सुनेंगे नहीं। तो वही है कि हिप हॉप की नॉलेज कम है, और फिर ये बोलने वाले तो मतलब अनंत जाहिल है भाई, अनंत जाहिल। DHH ब्रदरहुड के बारे में है, डीएचएच नहीं, हिप हॉप। पॉपी ब्रदरहुड के बारे में है, बट बीफ कल्चर भी एक पार्ट है। पार्ट, बीफ कल्चर जबरदस्ती पार्ट नहीं है। ये क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एमजीके ने एमएनएम की बेटी के ऊपर एक कमेंट किया, जिसपे इसने भी एक कमेंट किया, इसने एक गाना निकाला, उसका रिप्लाई इसने दिया। ऐसा नहीं होता है कि चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चलो बीफ निकालते हैं। वैसा नहीं होता। बट क्या आपको लगता है कि खुद का भी कभी कभी पर्सनल एजेंडा होता है कि हाँ, मेरे गाने yes. फटेंगे? मेरे को सबसे लेजिट अगर कोई बीफ लगा था तो एमवे और रफ्तार भाई का था, सबसे लेजिट। लॉजिकल रीजनिंग थी। लॉजिकल रीजनिंग थी उसके पीछे। बाकी स्टैंड ने क्यों किया खुदा जाने, आराम से पुणे में बैठा था, बड़ा हुआ खा रहा था, क्यों किया एमवे को डिस, और रफ्तार को खुदा जाने कर दिया, लेकिन लड़के ने हिट हो गया उसी से। अच्छी चीज है, लेकिन हाँ बीफ कल्चर होना चाहिए। फिर अगेन वही होता है ना कि कुछ तो अर्थ होता है किसी चीज का। बीफ तो हिप हॉप की हिस्ट्री में ही रहा है, क्योंकि हिप हॉप हैज ऑलवेज बीन अबाउट स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। हाँ, बट वही तो कह रहा हूँ ना, बीफ का कुछ मतलब होता है। जैसे बिगी और टुपैक के बीच में भी जो बीफ था, इट वाज नॉट कि हम चल नहीं रहे। हाँ, इट वाज पर्सनल फॉर देम। या इट वाज पर्सनल फॉर देम। अभी यहाँ पर भी जो बीफ चलते हैं, आप एक बार खाली रफ्तार भाई और एमवे का, मुझे जितनी मेरी सोच समझ है, मैं बाहर से जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कुछ उन्होंने बोला, जो चीज आगे वाले को पसंद नहीं है, और उसने एक डिस ट्रैक निकाला कि मुझे नहीं पसंद है तुम्हारी बात, फिर इधर से दैट इज अ गुड बीफ। समझ रहे हो कि देयर इज अ रीजन फॉर इट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। बाकी बीफ चलते हैं अगर, तो ये समझो कि टूपैक और बिगी के बीफ में एक की जान चली गई। लेटर इन लाइफ दोनों की। दोनों की मतलब, लेकिन स्टार्टिंग जान जाने से हुई। समझ रहे हो? तो आप आज उसका मुंह नहीं देखना पसंद करते, थूकते हैं आप उसको, और अगले दिन आप उसके साथ कोलैब निकाल रहे हैं। डज नॉट मेक सेंस। आपकी वीडियो में आ रहा है, डज नॉट मेक सेंस। वो इतना पर्सनल था कि आपको बोलना भी जरूरी था, लेकिन अब इतना अनपर्सनल है कि चलो काम करते हैं साथ में। मुझे नहीं समझ में आता। अभी एमवे ने शायद फिर से एक बीफ निकाली है, डिस निकाला है कृष्णा के लिए। हमें बस गाने क्या है, वही तो। So we have reached to that section of the podcast point जहाँ पे हम लोग आपसे रैपिड फायर करेंगे। आपको बेसिकली एक टाइटल देंगे किसी रैपर के लिए, और आपको बताना है कि हु फिट्स द बेस्ट इन दैट टाइटल। ठीक है, तो शुभम, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? रैपर हु रिप्रेजेंट्स इंडिया। इंडिया, आई थिंक आरवीएच, 100 आरवीएच। 100 hours. Who is the lyrical maestro in Desi pop scene? गौश कृष्णा। Okay. A rapper with cult fan base. I think Rap ID will be one of those cult fan base. Okay. And Raga. Yeah. रागा, हाँ, definitely. आप सबसे वर्सेटाइल रैपर किसे मानते हो इन द करेंट देसी पॉप सीन? Versatile. Raftar Bhai, I think. Raftar Bhai will be the best one to win that. And Okay. beef rapper. MAV Bhai. Anyway. Okay. And Stan उनकी shadow है. Okay.
अंडरग्राउंड को मेन स्ट्रीम ले जाने का क्रेडिट किसका है? यार इंडिया में थोड़ा उल्टा हुआ है, पहले मेन स्ट्रीम आया है हिप हॉप, फिर अंडरग्राउंड गया है। हाँ और फिर क्योंकि मेन स्ट्रीम आ गया था पहले, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन अगर अगर कोई एक ऐसा रैपर जिसकी वजह से लोगों ने सबसे ज्यादा हिप हॉप को अंडरस्टैंड किया अंडरग्राउंड में, तो नेजी भाई है वो। नेजी भाई के बाद अगर कोई सेकंड है तो वो फर्स्ट है फिलहाल इंडस्ट्री का, डिवाइन डिवाइन भाई। और आपके हिसाब से हसल 1 2 3 में बेस्ट कॉन्टेस्टेंट कौन है? तीनों सीजन में। कंटेस्टेंट हाँ यार ये तो थोड़ा सा ना, मतलब ये मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, बट रियलिटी में मैं सीरियसली बिलीव करता हूँ कि सारे ही बहुत क्रेजी थे। कुछ चले और कुछ को चल नहीं पाए, बट स्टिल अगर मैं उनका म्यूजिक सुनता हूँ ना, तो आई रेजोनेट विद इट, आई फील इट लाइक, भले हो सकता है मेरे साथ ही होता है यार, मेरा म्यूजिक नहीं समझ पाता इंसान, इट्स ओके, आई थिंक इट इज नॉट दैट, बट सारे सारे ही थे मुझे लगता है। एक और क्वेश्चन कि आपके हिसाब से सबसे ओवर हाइप्ड रैपर कौन है डीएचएच का? ओवर हाइप्ड हाँ स्टैन, आई थिंक कि रैपिंग से ज्यादा उसकी पर्सनालिटी चलती है, हाँ यू नो, आई थिंक सो। मतलब लेकिन और भी, मतलब तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन में से अभी संबाटा उम्बाटा भी है, यू नो, मतलब उनको, जैसे मैं एक नॉर्थ इंडियन बंदा हूँ, लेकिन संबाटा ने अपनी म्यूजिक ऐसी रखी है कि मुझे बहुत कनेक्ट होता है, पता नहीं क्यों। और कुछ चीजें समझता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ, बट आई फील दैट। आई एग्री। मैं भी, मुझे पहली बार एक मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने सुनाया था पिन गाना संबाटा, एंड दैट इज सो ग्रूवी। मतलब मैं मजबूर हुआ समझने के लिए कि मतलब, यू नो, मैं एक बंदे को बैठाया, बोला समझा मेरे को गाना क्या है, तो मैंने पूरा लिरिक्स बाय लिरिक्स समझा उस गाने को। फिर एक एमसी मवाली है, क्रेजी आर्टिस्ट, डोपाडेलिक्स गैंग, क्रेजी आर्टिस्ट, गली गैंग तो है ही क्रेजी, सब मोहित एंड ऑल, तो बहुत क्रेजी लोग हैं मेरे ख्याल से। बस इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गया कि कमर्शियल ऑलरेडी पहले पहुंच गया, तो हनी भाई ने ऑलरेडी बता दिया था कि अच्छा ये लेवल आप क्रिएट कर सकते हो मास का, और उसके बाद हम प्रॉपर अंडरग्राउंड हिट किए। जैसे बोहेमिया पाजी भी थे, बोहेमिया पाजी भी अंडरग्राउंड करते थे, बट जब इंडिया में वो कोई भी गाना उन्होंने जो दिया, वो गाना कमर्शियली हिट ही गाना था। चांदी चौक चौक टू चाइना हो गया, या एक तेरा प्यार हो गया, उस टाइम जो भी गाने थे उनके वो ऑलरेडी कमर्शियली सक्सेसफुल गाने थे। उसके बाद हम अंडरग्राउंड आए, जब नेजी भाई आए, रागा आया, कृष्णा भाई आए, तो वो, तो हमारा थोड़ा उल्टा सीधा हुआ है। मतलब जैसे हमारा ऐसा नहीं है कि हम पहले बूम बैप पे ओल्ड स्कूल पे रैप करना शुरू किए, फिर धीरे धीरे हम, आई थिंक जब तक हिप हॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तब तक बूम बैप तो पास्ट। बहुत फास्ट हो गया था यार। और लास्टली आपसे एक प्रिडिक्शन पूछना चाहता हूँ कि हासल 3 का विनर कौन है आपके हिसाब से? मैं तो नहीं हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। बाकी जो जीतेगा वो डिजर्विंग होगा, और वहां पर सभी डिजर्विंग है यार। मतलब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ यार, मतलब मैं उनके साथ बैठा हूँ ना। जैसे अगर आप, जैसे अभी कुछ जगह मैंने एक बार ऐसी कुछ देख रहा था, कुछ तो कहीं से को आया, और उसके बाद जो मेरी छोटी बहन है वो कहने लगी कि यार भैया केडन बहुत अच्छा नहीं लगता है लिखने में, व्हाई इज देयर। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली कि वो 19 साल का है, एंड ही नोज हाउ टू हैंडल अ स्टेज, अ माइक, और वो जो लिख रहा है ना, कमर्शियली जो चल रहा है उससे फालतू लिखता है। तो आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप पीछे एक बार बैठ के सोचोगे ना और देखोगे, तो आपको केडन में भी दिखेगा कि वो बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है।
वो कॉन्फिडेंस आप कैरी करना, इट्स नॉट एन, और वो फेक नहीं करता वो कॉन्फिडेंस, ही इज दैट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज आर्ट। मंच और माइक सबको एक्सेप्ट नहीं करता, आप कितना भी एक्सेप्ट करना चाहो। मंच और माइक अगर एक्सेप्ट कर रहा है आपको ना, तो वो अलग दिशा रहती है, अलग दुनिया रहती है। सब वहां पर विनर ही है भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। Now, before we come to the end of the podcast, मैं जानना चाहता हूँ कि पोएट शेफ का फ्यूचर क्या है। अभी आपके कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशंस आपके फैंस को देखने को मिलेंगे पोस्ट हसल? मैं अभी 4 एल्बम पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ, 4 एल्बम्स पे पैरेलली पैरेलली काम कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मार्च के बाद से मैं शुरू करूंगा, ड्रॉप करना। नहीं, सबको बताना कि क्या किस तरीके से आने वाला है सब। और इन द मीनवाइल फ्री स्टाइल राइड ऑन करूंगा वापस। ओके, हाँ। वो कार में बैठ के या फ्री स्टाइल राइड ऑन करूंगा। और एक और आईपी है मेरा जैम बॉक्स करके, उसको ऑन करना है। दीज आर द 2 आईपीज व्हिच आई, और मेरा जो विजन है, इट्स टू ब्रिंग द म्यूजिकलिटी एंड द लिरिसिज्म बैक। इट्स नॉट लाइक, व्हाट माय ड्रीम इज कि मुझे 3 मिनट के गाने नहीं बनाने, 2 मिनट के गाने नहीं बनाने। मुझे गाने बनाने, वो अगर 6 मिनट के हैं तो आप सुनिए, अगर नहीं लग रहा आपको तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ यार कि कोई भी आर्टिस्ट इस डिलेमा से बाहर आए कि मुझे गाने इसलिए बनाने हैं क्योंकि लोग 30 सेकंड के गाने सुन रहे हैं। आप नहीं बनते ऐसे गाने, आप फिर आप कुछ नया नहीं सुन पाओगे, आप वही सुनोगे जो आप सुनते आ रहे हो। ये क्रिएटिविटी कुछ जगह मांगता है, आप उसको बांध दोगे कि नहीं इतने में ही होना चाहिए, 2 सेकंड बाद वोकल्स टच हो जाने चाहिए कान में, या एक हुक इतनी बार आना चाहिए। 8 बार का वर्स, 16 बार का। जैसे माई डैड में मेरे को एक कमेंट मिला कि बहुत ही खराब कॉम्पोजिशन स्किल्स था, वर्स से पूरा भर दिया और एंड में कोरस दिया। दैट इज माई लिबर्टी ऑफ मेकिंग म्यूजिक बाबा। मेरा मन है कि मैं कोरस एक बार डालूंगा, उस कोरस को पहले शायरी की तरह करूंगा और एंड में वो मैं सुर में डालूंगा, और बीच में सिर्फ मैं बात करूंगा जो मुझे करनी है। वही कहता हूँ कि जजमेंट के लिए आप कोई इंसान अगर मान लो खाना बना रहा है, तो कोई धीमी आंच पे खाना बनाता है, कोई तेज आंच पे खाना बनाता है, कोई कम मसालों से बनाता है, कोई ज्यादा मसालों से बनाता है, कोई अदरक और लहसुन को कोई पीस के बनाता है और कोई कूट के बनाता है, कोई सिलबट्टे में पीसता है, कोई मिक्सी में पीसता है। हर चीज से हल्का डिफरेंस आता है खाने में। आप ये नहीं कह सकते दैट इज द ओनली वे टू मेक अ फूड या दैट पर्टिकुलर डिश। आप समझ रहे हो कि अभी जैसे जब मिक्सर नहीं थे, मिक्सी नहीं थी, तो भाई इंसान सिलबट्टे पे पीस रहा था ना बेंचो, तो याद आता है यार क्या खाना था, क्या टेस्ट है यार, वो हल्का सा रॉ एक वो आता था। आज सब्जी बहुत ज्यादा गला दी जाती है, पहले नहीं। हम लोग के यहाँ भुजिया बनता है, जो मतलब नॉर्मल सब्जी जो सूखी बनती है, वो सब्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ पर तुम महाराष्ट्र में देखोगे तो सब्जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बन रहा है वो ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट अलग है, चीजें अलग है, स्पाइसेस। और आप इतने बड़े कल्चरल लैंड में रहते हो, आपको इतना तो समझना पड़ेगा ना कि हर आर्टिस्ट का आर्ट इसलिए आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप वो नहीं हो, आप उसको मत कंज्यूम करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप आराम से अपने आर्टिस्ट को चुनो जिसको आपको सुनना है। नए आर्टिस्टों को 1 ट्रैक 2 ट्रैक का मौका दो कान में, नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ो, है ना, वैसा। With So, this, before we end the podcast, एक रिक्वेस्ट है कि फ्री स्टाइल पोएट वीड लाइक कि अगर आप हम लोग के लिए थोड़ा सा फ्री स्टाइल कर सकें। बीट बिल्कुल चल जाएगी। यस, ये थोड़ा सा तेज। कैमरा ऑन, सी द पॉडकास्ट बाबा।
कटाक्ष मारा तो दिया जवाब बाबा, लोग बोले कि देखा कैसा ख्वाब जो देखा उसको करे के दिखाया ना हसल पे जाके मैंने सबको है मसले कितने सारे हमने करे के बताया ना, बाप ने कहा था तुझे मानेंगे नहीं, देख 3 होर्डिंग खुद ही वो लगाया ना। ये जो बातें हैं अल्फाज की, सर हिला के पैर हिले, जी हाँ ये है जानशी, ध्यान से देख रहा सोच रहा मैं क्या ही बोलूं, अगली बार जो मारो तो फिर जाए जी जान। और ये जानलेवा नहीं, सीधा प्रयाग का लड़का, ये जानलेवा नहीं, तूने बोला क्या मैं बोला पिछले वर्ड में, ये कोई वर्ड नहीं तो बस राइमिंग के लिए यूज किया साउंड जी। जी हाँ ये बातें सारी नेक सी, लोग कहते हिप हॉप में मैं फेक जी, बट यू नो आई एम लाइक फकिंग ड्रेक जी, जो मन किया वो करूं अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें मेरे यार, जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या। ऐ नाइस, मतलब थैंक यू सो मच। द फ्री स्टाइल में जोन आउट हो गया था लिटरली, आपने मेंशन भी कर दिया। Goosebumps, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू पोएट शेफ ऑन आवर पॉडकास्ट। हसल खत्म हो चुका है एंड नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। Yes, me too. And I personally am eagerly waiting for your all the upcoming projects. And this was Poet Chef on Kataksh. Thank you for joining us. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूं अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें मेरे यार, जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।